जी, हमारी जो क्लोजिंग कॉल्स है इस शो पे जो है एक धमाकेदार जो है एलिमेंट्स रहने वाले हैं और स्टार्ट करते एक एक करके, जहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले 2-5 को जो अहम जो है एफएनओ जो है सेटअप कैसे लग रहा है बाजार का, उस पे हमारी जो है रणनीति रहने वाली है। फिर 2-10 लेके जो है हम धीरे धीरे करके कॉल्स लेके आने वाले हैं गेस्ट के लिए। अगर हम नज़र डालें तो ओवरऑल जो है लगभग 2:30 बजे जो है अहम कॉल्स जो है उसको भी हम लेके आने वाले हैं। और ऑप्शंस के चैंपियन 2:40 को रहेगा, जहां पे ऑप्शंस की रणनीति हम आपको बताएंगे कहां पे कमाई के मौके बन रहे हैं। मार्केट ट्रेंड 3 की बात करें तो यहां पे देखेंगे कि कौन से खबरों वाले शेयर्स है या जो शेयर्स है जो वॉल्यूम बजर्स है वो सारे आपके सामने लेके आएंगे। BTST STBT ट्रेड्स 3:10 पे रहने वाला है और अहम इवेंट्स टू वॉच यानी कि कल की तैयारी पे भी जो है हमारी नज़र रहने वाली है। और आज की बात करें तो पूरा एक्शन पैक रहेगा ये सेशन। और इस वक्त की बड़ी बातें अब आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। बाजार में अच्छी खासी मजबूती का ट्रेंड, अंकों की मजबूती पर 24,850 के इर्द गिर्द इस वक्त हम देख रहे हैं। निफ्टी में कामकाज बढ़िया मजबूती बेंचमार्क्स के साथ साथ ब्रॉडर मार्केट्स में भी नजर आ रही है। बैंक निफ्टी में भी डाउनसाइड एक्शन पिछले कुछ सेशंस का देखने के बाद अब कमबैक आज के सत्र में देखने को मिला है। 200 अंकों की मजबूती पर 54,325 के स्तर पर बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी मजबूती का ट्रेंड। बैंक्स फाइनेंशियल में छोटी मझौली कंपनियां, लार्जर बैंक्स, हर तरफ हम देख रहे हैं मोमेंटम बेस्ड कामकाज आज के सत्र में नजर आता हुआ। सेक्टर स्पेसिफिक ऑटो सेक्टर आउट परफॉर्म करता हुआ 11 महीने की ऊंचाई पर निफ्टी ऑटो इंडेक्स पॉइंट वाइज देखेंगे तो बढ़िया मजबूती, करीब 145 अंकों की बढ़त के साथ इस वक्त आप देखेंगे। एमएनएम के स्टॉक में भी बढ़िया तेजी है। मेटल स्पेस में अच्छा खासा एक्शन है। ऑटो के साथ ऑटो एंसिलरी स्पेस पर भी फोकस कीजिएगा और एमएनएम का स्टॉक आउट परफॉर्म करता हुआ। वहीं मेटल इंडेक्स की जहां हम बात करें 10 महीने की ऊंचाई पर मेटल इंडेक्स भी पहुंचता हुआ, जहां JSW स्टील करीब 3% मजबूत है। महज आईटी सेक्टर को अगर छोड़ देंगे उसके अलावा लगभग सारे सेक्टर्स में अच्छा खासा एक्शन है। FMCG स्पेस ने भी थोड़ी सी बैकसीट पकड़ी है, बट अदरवाइज इस वक्त अगर आप देखेंगे MCX पर सोना करीब 1 लाख के पार 1.08 लाख यानी कि 1 लाख के पार जाता हुआ। इनफैक्ट सोना ने फिर से नया रिकॉर्ड बनाया है और नए उच्चतम स्तर पर सोना। चांदी तो आउट परफॉर्म करती हुई हम देख ही रहे हैं, लेकिन प्रेशियस मेटल्स में गोल्ड सिल्वर अपडेट लगातार हम आपके स्क्रीन पर बता रहे हैं और प्रेशियस मेटल्स में शाइन जो है वो बिल्कुल बरकरार रहती हुई और बढ़त के साथ वहां पर कामकाज। तो बाजार की बड़ी बात है। और इसके अलावा बजिंग मोमेंटम वाले स्टॉक्स की अगर बात करें, देखिए कमोडिटी मार्केट, इक्विटी मार्केट, इंडेक्स वाइज अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन इन सब के साथ साथ सबसे ज्यादा जो सपोर्ट मिल रहा है शरद वो है स्टॉक्स से। और न्यूज फ्लोज के बैक्ड एक्शन स्टॉक्स में काफी हद तक दिख रहे हैं। जी बिल्कुल मानसी, आपने सही कहा, सेक्टोरल मूव्स भी देखने मिल रहे हैं और हमने डिस्कस भी किया था सुबह में। सबसे पहले ऑटो पे बात कर लेते हैं। ऑटो शेयर में अच्छी तेजी देखने मिल रही है और बात करते हैं तो प्राइस कट्स है वो ऑलरेडी अनाउंस होने लगे हैं। इंटरेस्टिंगली एमएनएम के जो प्राइस कट्स है वो इफेक्टिव 6 सितंबर से ही होने वाले हैं। इसके अलावा हुंडई की बात करें या टाटा मोटर्स की बात करें तो इनके जो प्राइस कट्स है वो इफेक्टिव होने वाले हैं 22 सितंबर को, जिस दिन से जीएसटी रेट्स भी इफेक्टिव रहने वाले हैं। तो ऑफकोर्स ऑटो डीलर्स भी जो हैं बिजी रहने वाले हैं, कैसे इन्वॉइसिंग होगा, किस तरह कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट्स आएंगे। लेकिन बाजार फॉरवर्ड लुकिंग है और आप देखिए स्टॉक में अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। एमएनएम, अशोक लीलैंड सब 4% के ऊपर है। टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो की बात करें तो अब टू व्हीलर्स में भी अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। तो ऑटो सेगमेंट की जो बात करें तो यहाँ पे भरपूर एक्शन देखने मिल रहा है। ओला की बात करें तो यहाँ पे ऑफकोर्स ऑटो सेक्टर का तो आप कह सकते हैं अच्छी अप मूव है ही। इसके अलावा जो है बिक्री बढ़ने और ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट से जो है ओला इलेक्ट्रिक में भी जो है अच्छी उछाल आ रही है। पिछले 1 महीने से जो है 50% से ज़्यादा रिटर्न्स इन्वेस्टर को ऑलरेडी दे दिया गया है। ऑटो सेगमेंट पे जो है पूरी इंपॉर्टेंट चर्चा हमने आप पे ऑलरेडी कर ली है, लेकिन मेटल शेयरों में भी जो है बहुत अच्छी तेज़ी देखने मिली है। GMGC, सेल, JSW स्टील, नाल्को, NMDC, इन सारे मेटल काउंटर्स में जो है अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। ग्लोबल प्राइसेस अच्छे हैं। चाइना धीरे धीरे करके अपनी जो है आप कह सकते हैं प्रोडक्शन कट स्टील के लिए कर रही है, तो भारत के प्राइसेस के लिए ये बेनिफिट है। और याद रखिए कि जो रेट कट का एक्सपेक्टेशन है वो और बढ़ गया है यूएस के मैक्रो डेटा के हिसाब से। इसका मतलब बाइंग आपको कमोडिटीज़ में भी देखने मिल सकती है। डोमेस्टिक प्लेयर्स GMDC पे अच्छी तेज़ी आ रही है। इसका एक और रीज़न है कि रेयर अर्थ मिनरल्स को लेके जो है भारत सरकार बुलिश है। और MS जो मॉर्गन स्टैनली है उन्होंने भी जो है आज ही ब्रोकिंग अपग्रेड्स कर दिया है टाटा स्टील, JSW स्टील और सेल पे। तो ओवरऑल जो है एक बुलिश नज़रिया बन रहा है। अब थोड़ी देर में देखिए स्क्रीन पे गोल्ड
की आंकड़े की बात करें तो सोने ने जो है नया रिकॉर्ड फिर बना लिया, और इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में भी जो है रिकॉर्ड तेजी देखने मिल रही है। ये देखिए दोनों ही स्टॉक मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस 2% ऊपर है, और लाइफ हाई लेवल्स पे मुथूट फाइनेंस 2930 भी टच किया है। अब अदानी पावर पे भी नज़र डालते हैं, और बाकी सारे अन्य अदानी ग्रुप स्टॉक्स में भी तेज़ी आई है। जिस तरह भूटान में 570 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है उन्होंने हासिल किया है। टीबोटेक की बात करें तो हाल ही में इन्होंने अहम एक्विजिशन किया था, और जेफरीज ने खरीदारी की राय दी है, जहां पे लक्ष्य को बढ़ा दिया है 1800 का करते हैं। तो मिड कैप स्पेस में जो है स्टॉक में अच्छी मोमेंटम भी देखने मिली है। लेकिन ये तो बजर्स हुए जहाँ पे जो है मूवमेंट्स देखने मिल रही है, लेकिन मानसी बाजार का सेटअप कैसा लग रहा है आज? ऑफ कोर्स ब्रॉडर इंडिसेस भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं आज के रैली में, तो स्ट्रेंथ दिख रहा है बाजार में। तो ज़रा बताएं, निफ्टी बैंक पे भी हम आएंगे, लेकिन बाजार का सेटअप क्या लग रहा है अभी? ओवरऑल सेटअप काफ़ी रिच है आज, और नए हफ्ते की शुरुआत काफ़ी अच्छी की हमने। और पॉजिटिव बात यह है कि शुरुआत के बाद लगभग आपको याद होगा पिछले 2-3 हफ्ते से एक ट्रेंड है कि शुरुआत अच्छी होती है, उसके बाद सेकंड हाफ तक रिवर्स हो जाता है। लेकिन आज के सत्र में ऐसा नहीं हुआ है। हम देख रहे हैं कि वन साइड अप मूव जो है वो जारी है। भले ही बहुत बड़ी तेजी नहीं देख रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट जो परफॉर्मेंस दिखाई है मार्केट ने और तेजी की चाल जो पकड़ी है उसको जारी रखा है। और ये तेजी की चाल सिर्फ और सिर्फ किसी बेंचमार्क है, किसी ब्रॉडर मार्केट में नहीं है। अक्रॉस इंडिसेस हम मजबूती भी देख रहे हैं शरद। और स्टॉक वाइज एक्शन और सेक्टर वाइज तो सपोर्ट मिल ही रहा था। इंडेक्स वाइज जो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, बैंक निफ्टी से नहीं मिल पा रहा था, अब वो मिलने लगा। आज के सत्र में बैंक निफ्टी ने भी तेजी की चाल पकड़ी है। क्लियरली हम देख रहे हैं ऑटो सेक्टर जो है आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है 11 महीने के उच्चतम स्तर पर। और एब्सोल्युटली जो जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन की खबर आती हुई दिखी, कंजम्पशन को एक बड़ा बूस्ट मिला, और कंजम्पशन में भी ऑटो सेक्टर जो है सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इस वक्त देखने को मिला है। जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन और जो बदलाव है वो 22 सितंबर से लागू होने वाले हैं, लेकिन उससे भी पहले कंज्यूमर्स को ये जो बेनिफिट्स हैं पास ऑन करने की कोशिश में कंपनियां और उसके अनाउंसमेंट्स करती है। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि ऑटो सेक्टर में बढ़िया तेजी और मजबूती। लगभग सारे के सारे ऑटो स्टॉक्स, उसमें आउट परफॉर्मिंग एमएनएम के स्टॉक प्राइस में तो हम देख ही रहे हैं बढ़िया तेजी के बीच कामकाज है। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, और साथ साथ छोटी मझौली ऑटो और एंसिलरी कंपनियां भी देखेंगे तो वहां पर भी ये मोमेंटम जो है वो बरकरार है, और तेजी की चाल जो है लगातार ये सेक्टर तो रफ्तार है और रफ्तार जारी रहेगी, इसके पूरे आसार हैं। अब तो ब्रोकरेजेस के भी रिपोर्ट सुबह से हम आपको बता भी रहे थे, एंसिलरीज पर भी ब्रोकरेज के रिपोर्ट्स आ रहे हैं। आईटी सेक्टर में हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव है, और ये गिरावट दिखेगी बिकॉज आईटी सेक्टर अब इस वक्त जो न्यूज़ फ्लोज हैं, न्यूज़ एंड डेवलपमेंट्स हैं, उसमें आईटी सेक्टर का फिलहाल कोई ताल्लुक है नहीं। इस वक्त अगर आप देखें कंजम्पशन है, ऑटोमोबाइल स्पेस है, ट्रैवल टूरिज्म लीजर है, ये सारे के सारे स्पेसेस है जो कि आगे फ्लेवर में रहेंगे। उसके अंदर भी अगर आप देखेंगे ईएमएस, सेमीकंडक्टर, ये सारी कंपनियां हैं जहां पर हम ज़्यादा चर्चा होती देख रहे हैं। आईटी के लिए या तो खबर नहीं आ रही है, कुछ आ रही है तो फिर वो नेगेटिव एक्शन है, जिसके चलते नीजक रिएक्शंस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बेंचमार्क से लेकर छोटी मझौली कंपनियों में भी अच्छा खासा एक्शन है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्सेस भी काफी बढ़िया तेजी, इनफैक्ट 400-500 अंकों की मजबूती के साथ मिड कैप इंडेक्स में भी बढ़िया मजबूती का काम देखने को मिला है, तो वहां से भी मोमेंटम है। निफ्टी में आप देखेंगे 24,850 के स्तर तो जहां बात कर रहे हैं नजर आ ही रहे हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट लेवल है शरद 24,850 के ऊपर निफ्टी में मजबूती का ट्रेंड जो है वो जारी रहेगा। आज अगर 25,000 के पार क्लोजिंग हो जाती है तो फिर एक तरफा तेजी के लिए कूच कर सकता है निफ्टी, और फिर शायद ये कह सकते हैं कि वो डाउनसाइड एक्शन ना देखे और 25,250 के लेवल्स उससे भी आगे बढ़ने की कोशिश करे। लेकिन 25,000 के लेवल्स एक बार अगर टच बेस हो जाए तो उसके बाद वो वन साइड रैली नजर आ सकती है। बैंक निफ्टी जिसने अब कम बैक किया है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स की अगर बात करें, सबसे पहले तो 54,450 के स्तर और उससे आगे मजबूती जो है वो बिल्कुल कायम रहेंगी। एट दिस पॉइंट जहां हम बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी में भी मजबूती है। नीचे की तरफ 54,150 से 54,275 के लेवल को सपोर्ट के जोन पर मानकर चलना चाहिए, और ऊपर 54,400 से 54,500 के लेवल्स जो हैं वो मजबूत रेजिस्टेंस का काम करेंगे। 54,450 के लेवल तक कोई घबराने की बात नहीं, और 54,450 के लेवल्स को अगर टच बेस कर उससे आगे निकलता है तो फिर तेजी की चाल पकड़ेगा। और निफ्टी के लिए 24,750 टू 24,800 जो है वो सपोर्ट का काम करेंगे। ऊपरी स्तर पर 24,900 से 25,000 और 25,000 की उम्मीद नजर आ रही है। और जिस तरह की परफॉर्मेंस से लग रहा है कि हो सकता है आज नहीं तो कल 25,000 के लेवल्स दिख जाएं। अगर आज 25,000 के पार क्लोजिंग होती है तो फिर बढ़िया अपमूव और मार्केट का टेक्सचर जो है एब्सोल्युटली तेजी की तरफ बढ़ता दिखेगा शरद। जी बिल्कुल मानसी, एक चीज़ इम्पोर्टेंट मैंने नोटिस किया है कि HDFC बैंक जो है थोड़ी सी अपमूव दिखा रहे हैं, और ICICI बैंक भी हरे निशान में। ऐसा नहीं है
कि डाइवर्जेंस आ रहा है, लेकिन सिर्फ इंडसइंड बैंक को आप हटा दें और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को हटा दें तो सारे ही सेगमेंट जो है हरे निशान में आ गया। आईडीएफसी बैंक को हटा देते हैं, देखिए एचडीएफसी बैंक ऊपर है, आईसीआईसीआई बैंक भी ऊपर है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा अप मूव है, लेकिन सपोर्ट कर रहा है पॉजिटिव बायस के साथ, तो ये एक अच्छा ट्रेंड है जो हमें देखने मिल रहा है। बट पूरे ही बाजार में आज बात करें तो एक छोटे रेंज में फंस गया है। ऑटो को आप जो है हटा दें, इसके अलावा रियल्टी, पीएसयू बैंक, पेट्रोल चमक रहे हैं, बट वो चमक जो है एक छोटे से रेंज में फंसा हुआ है। लेकिन निफ्टी ऑटो सबसे बड़ा स्टैंड आउट जो है परफॉर्मर है, और इसके ऊपर भी हम डिटेल रिसर्च लेके आएंगे, और कल जो है वर्ल्ड ईवी डे भी है तो उस पर भी हमारी नज़र रहेगी, और मानसी बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च लेके हम आने वाले हैं। तो ऑटो स्पेस पे तो हम अच्छी कवरेज किए हैं ईटी नाउ स्वदेश में, और दर्शकों को बताया है, कमाई के मौके भी ढूंढ के लाए, हमारे टेक्निकल गेस्ट ने भी बताया है। तो हम देख सकते हैं कि ऑटो स्पेस पे जो है पूरी तरह से अच्छी अपमूव देखने मिल रही है। और निफ्टी बैंक भी अब बात कर ले तो यहाँ पे अच्छी कंट्रीब्यूशन आ रही है, और मानसी ने भी जो है बता दिया था कि निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी क्या है। लेकिन चलिए, हमारे साथ दो अहम गेस्ट जुड़ रहे, हरीश जुजारे और निमेश ठाकर। गुड आफ्टरनून जेंटलमैन। हरीश जी, आपसे शुरुआत करते हैं। अब निफ्टी बैंक भी धीरे धीरे लग रहा है कोशिश कर रहा है निफ्टी के साथ जुड़ने के लिए, जो अपमूव आ रहा है, तो किस तरह आप देख रहे हैं हरीश निफ्टी बैंक? गुड आफ्टरनून शरद जी और मानसी जी दोनों के। उसके स्टार्ट करने से पहले मैं आपको, आपके टीम को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि अगस्त महीने में मैंने देखा है कि आपका ईटी नाउ स्वदेश है जो ऑलमोस्ट हाईएस्ट पोजीशन व्यूवरशिप में था, उसके लिए शुभकामनाएं पहले। और उसके बाद बैंक निफ्टी की बात करते हैं। देखिए बिल्कुल भी निफ्टी आज कल के पिछले हफ्ते के थोड़ा वोलेटिलिटी के बाद आज एक पॉजिटिव स्टार्ट तो देखने मिल रहा है वीकली में। तो जहां अभी देखा है तो एक रेंज में ही है, दायरे में देखा है तो 24,950 के अराउंड मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है। तो हो सकता है कि और एक 100 पॉइंट का हम लोग ऊपर की ओर लॉस देखने मिल सकता है निफ्टी में। और सपोर्ट्स की बात करते हैं, बिल्कुल 24,750 और 650 दो इमीडिएट सपोर्ट्स है बैंक निफ्टी के लिए। प्लस बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी एकदम दायरे में है, देखा है तो बिल्कुल। रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 54,500 के आसपास ही मुझे लग रहा है कि इमीडिएट रेजिस्टेंस है। तो इसके ऊपर निकलता है तो मुझे लग रहा है कि और थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन ये जो लेवल है लास्ट 2-3 दिनों से होल्ड बना हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि 24,500 के ऊपर निकलना जरूरी है, तब जाके मुझे लग रहा है कि और थोड़ा मोमेंटम देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी में। और मेरे रडार पे दो स्टॉक्स है आज के लिए, देखा है तो पहला स्टॉक रहे बिल्कुल ऑटो में ही है, लेकिन देखा है तो ऑटो में सेगमेंट में एक के बाद एक स्टॉक्स में अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल रहा है और स्ट्रेंथन भी होते नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से हमने बजाज ऑटो वगैरह पे कॉल देते, मुझे लग रहा है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में मेरा कॉल रहेगा टाटा मोटर्स में। देखा है टाटा मोटर्स में क्लियरली एक 200 मूविंग के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है आज के दिन। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट है वॉल्यूम के साथ, तो करंट लेवल से बाय कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में मतलब ये स्टॉक जो है 450 से लेके 800 लेवल्स तक की चांस उम्मीद कर सकते हैं ऊपर के ओर। तो उसके लिए मुझे अगर पोजिशनली भी बाय करना चाहिए टाटा मोटर्स के लिए, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 670 का, और होल्ड रखना चाहिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए टाटा मोटर्स। और दूसरा स्टॉक रहेगा मेरा केन्स में। अगर केन्स में ईएमएस स्टॉक में भी देखा है तो अच्छा खासा मोमेंटम है और स्ट्रेंथ भी दिखाई दे रहा है। लग रहा है कि केन्स टेक्नोलॉजीज बाय करने की राय रहेगी, जहां पे मुझे लग रहा है कि ऊपर के ओर टारगेट 7450 के लिए देख सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, और स्टॉप लॉस मैंने करने 6800 का केन्स टेक्नोलॉजीज में। केन्स टेक्नोलॉजीज में काफ़ी अच्छा एक्शन हम देख पाए हैं। लास्ट पूरा का पूरा हफ्ता स्टॉक ने ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिखाई। एक आध दो सेशन करीब 5 से 7% तक की तेज़ी भी देखी थी, और पूरे लास्ट 5 to 7 ट्रेडिंग सेशन की चाल अगर देखेंगे काइंस टेक्नोलॉजीज ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। ऑटोमोबाइल में तो अच्छी खासी मजबूती है ही। क्लोजिंग ट्रेड्स हरीश अपने बताते हुए काइंस टेक्नोलॉजीज 3% की तेज़ी है। उनके टारगेट, स्टॉप लॉसेस और स्ट्रैटेजी लगातार हम आपके स्क्रीन पर फ्लैश करते रहेंगे ताकि आप उसे नोट डाउन कर सकें। लेकिन जहां ऑटो की बात हुई है हरीश, आपसे एस्कॉर्ट्स कुबोटा पर भी एक राय जानना चाहूँगी। यस, आज के सत्र में पूरा ऑटो सेगमेंट ही अच्छा खासा एक्शन दिखा रहा है। आउट परफॉर्मेंस लगभग सारे के सारे स्टॉक्स में, चाहे ऑटो हो, ऑटो एंसलरी की चाल हो, वहां पर नजर आ रही है। लेकिन ये जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स कंपनियां कर रही हैं टू पास ऑन द बेनिफिट्स टू कंज्यूमर्स, वो एक कह सकते हैं कि कारण है सबसे बड़ा इस तेजी के पीछे। एस्कॉर्ट्स कुबोटा में 3773 के लेवल्स पर करीब 2.5% की तेजी की चाल पकड़ी दिन की शुरुआत से स्टॉक ने, उसके बाद ये मजबूती कायम है। बिल्कुल मानसी जी, अगर देखा है तो ऑटो सेगमेंट में जैसे बताया कि एक के बाद एक स्टॉक वहाँ जहाँ पे निकल के आ रहा है बाहर से, मुझे लग रहा है कि
एस्कॉर्ट के भी चार्ट से देख दो क्लियरली है कि नो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन बना हुआ है। तो पिछले हफ्ते ही हमने ब्रेकआउट दिया था वॉलेटिलिटी में, लेकिन स्टॉक प्राइस नीचे में क्लोजिंग हुआ, लेकिन मुझे लग रहा है कि क्लियरली एक सपोर्ट के पास है और मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट यहाँ से फिर से एक बार रैली करने के लिए शुरुआत देख सकते हैं ऊपर की ओर। मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस में पोटेंशियल है जहां तक 4200 और प्रीवियस जो ऑल टाइम है था 4400 तक भी पोजिशनल पे देखने मिल सकता है। मुझे लग रहा है कि बाइंग बिल्कुल करना चाहिए, स्टॉक्स में होल्ड रखना, अगर किसी को बाइंग है तो होल्ड रखना चाहिए कुछ टाइम पीरियड के लिए। ऊपर मुझे जैसे बताया कि लेवल जो है 4200 और 4400 के लेवल शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने मिल सकते हैं। और सपोर्ट की बात करते हैं, मुझे लग रहा है 3480 का एक मेजर सपोर्ट है, जब तक इसके ऊपर है मुझे लग रहा है कि तेजी का रुझान रहेगा। और मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे भी बाइंग का रिकमेंडेशन दूंगा इस करंट लेवल्स पे, क्योंकि जिस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल नजर आ रहा है, तो मुझे लग रहा है करंट लेवल्स पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं एस्कॉर्ट्स में। बिल्कुल एस्कॉर्ट्स पे जो है खरीदारी की राय हरीश की तरफ से, टारगेट प्राइस 4200 4400, स्टॉप लॉस देखे तो 3480 का है। हम ऑटो स्पेस पे बात भी कर रहे थे, देखिए ये पिक हरीश की तरफ से है। निमेश गुड आफ्टरनून, आपके क्या रहेंगे टेक्निकल पिक्स? वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए पहला पिक मेरा जो रहेगा वो अशोक लेलैंड के ऊपर रहेगा। अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, आज एक अच्छे वॉल्यूम के साथ एक स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आया है। और अगर डेली चार्ट्स के ऊपर देखें तो फ्लैग पैटर्न का कंटिन्यूएशन पैटर्न है, उसका भी ब्रेकआउट आया है। मेरा मानना है कि यहाँ से अशोक लेलैंड के अंदर और भी लंबी तेजी हो सकती है, तो 133 के स्टॉप लॉस है, अशोक लेलैंड के अंदर बाय करना है। और शॉर्ट टर्म के लिहाज से मुझे लग रहा है कि 143 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। हालांकि जिस तरह से स्ट्रक्चर बना है और जिस तरह से पैटर्न है, काफी बड़ा टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट फिलहाल 143 के टारगेट प्राइस से अशोक लेलैंड के अंदर बाय रिकमेंडेशन। जी बिल्कुल, अशोक लीलैंड की जो है खरीदारी की राय निवेशी की तरफ से, टारगेट प्राइस 143, स्टॉप लॉस देखे तो 133 का। तो हरीश का पिक था एस्कॉर्ट्स और निमेश जी की पिक थी अशोक लीलैंड। ऑटो स्पेस पे जो हम देख रहे हैं कि बुलिशनेस जो है स्ट्रीट का देखने मिल रहा है। हरीश, ऑटो के अलावा मेटल पैक बहुत अच्छा कर रहा है और यहाँ पे देखें तो मेटल स्पेस में जिस तरह रेट कट का एक्सपेक्टेशंस है, तो मेटल में बाइंग आ रही है और चाइना भी अपनी प्रोडक्शन को थोड़े थोड़े कम कर रहे हैं। तो भारत के स्टील प्लेयर्स के लिए जो है प्राइसिंग स्टेबल है और एंटी डंपिंग ड्यूटी की भी मांग चल रही है इंडस्ट्री से। ज़रा बताएं हरीश, मेटल स्पेस से आपको क्या अच्छा लग रहा है जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा अच्छा है? डायरेक्टर साहब मेटल के गेनर्स फायर करें प्लीज़। बिल्कुल शरद जी, अगर पिछले हफ्ते में देखा है तो एक अच्छा रैली देखने मिल रहा था मेटल सेगमेंट में, और मुझे लग रहा है कि अभी भी यहाँ पे पोटेंशियल हो सकता है। थोड़ा आज कूल ऑफ होते हुए नजर आया कुछ कुछ स्टॉक्स में, लेकिन मुझे लग रहा है कि ओवरऑल अभी भी थोड़ा तेजी एक्सटेंड हो सकता है आगे जाके। तो उसमें अगर देखा है तो दो स्टॉक्स है मेरे रडार पे। पहला रहेगा टाटा स्टील का। देखिए टाटा स्टील कुछ दिनों से कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक प्राइस निकल के बाहर आ चुका है। मुझे लग रहा है कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन था 168 के आसपास, तो उसके ऊपर होल्ड कर रहा है स्टॉक प्राइस। तो मुझे लग रहा है कि टाटा स्टील में और थोड़ा पोटेंशियल हो सकता है, जो कि स्टॉक प्राइस को तो 180 से 184 लेवल्स तक भी लेके जा सकता है, जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई थे। तो मुझे लग रहा है कि टाटा स्टील को अगर किसी को बाइंग किया है तो होल्ड रखना चाहिए, पर फ्रेश बाइंग के लिए भी मेरे हिसाब से अच्छा जिस तरीके से ब्रेकआउट दिया है 168 का, मुझे लग रहा है कि पोटेंशियल अभी भी है। तो रिस्क रिवॉर्ड भी थोड़ा फेवरेबल इंडिकेट कर रहा है मुझे। तो मुझे लग रहा है कि टाटा स्टील को बाय करना चाहिए करंट लेवल से भी। और ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि 180 से 182 और 184 लेवल्स के लिए टारगेट के लिए देख सकते हैं, पर स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 164 का। और टाटा स्टील में फिर वही चीज सेल की बात करते हैं, देखिए सेल में भी एक क्लियरली इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन बन रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी एक तेजी बन सकती है। एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 140 के अराउंड, मुझे लग रहा है कि ये लेवल्स अगर निकलता है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी एक बड़ा तेजी देखने मिल सकते हैं सेल में भी। तो दो स्टॉक्स रहेंगे मेरा, टाटा स्टील और सेल मेटल्स के बाद। टाटा स्टील और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और हरीश थैंक यू, आपके बेस्ट विशेस आपने 18 नाउ स्वदेश को दिए उसके लिए भी। यस वो हमारे व्यूवर्स का प्यार और उनका कह सकते हैं कि एक तरह से हमारे साथ निभाना, उनका सपोर्ट ही है जो कि हम इतना आगे बढ़ पाए हैं। थैंक यू सो मच। और यस आप जैसे एक्सपर्ट्स भी निमेश जी, हरीश जी वक्त वक्त पर हमारा साथ निभाते हैं, हमारे व्यूवर्स को हैंड होल्डिंग और गाइड करते हैं, नेविगेट करते हैं। इट इन इटसेल्फ इज़ अ ग्रुप एफर्ट। और हम ऑन स्क्रीन दिखते हैं लेकिन ऑफ स्क्रीन भी एक बड़ी टीम है जो कि लगातार काम कर रही है। सो इट्स अ टीम एफर्ट जो कि इस वक्त वर्कआउट करती हुई, और इस पूरे के पूरे आउटपुट के पीछे एक बड़ी टीम एफर्ट है। सो थैंक्स अ लॉट। मूविंग अहेड, इस वक्त अगर आप देखेंगे ऑटो सेक्टर और मेटल सेक्टर के साथ साथ रियल एस्टेट सेक्टर में भी बढ़िया तेज़ी है। आज के सत्र में हमने कुछ न्यूज़ फ्लोज भी देखे रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए, और इसी के चलते हम देख रहे हैं स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन है।
एक एफएमसीजी और आईटी है। एफएमसीजी में भी अब हम मोमेंटम देख रहे हैं, बट आईटी को छोड़ सभी सेक्टर्स में मूव इस वक्त नज़र आ रहा है। निमेश जी, आपसे समझना चाहूँगी, रियल एस्टेट सेक्टर पहले ऐसा था कि लगभग हर दिन हम देखते थे सेक्टर में अच्छी खासी तेज़ी की चाल। अब हम ये भी देखते हैं कि वॉलेटाइल मूव्स भी इस सेक्टर में आ रहे हैं। अंडरटोन वाला लॉन्ग टर्म बेसिस बुलिश ज़रूर है, लेकिन क्या गिरावट में रियल एस्टेट में कोई पर्टिकुलर प्लेयर्स हैं जिस पर एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए? लार्जर प्लेयर्स को छोड़ के छोटी मझोली रियल एस्टेट कंपनियों में अब एंटर करना चाहिए जो कि आगे बड़ी बनने का दमखम रखती हैं? देखिए, मेरा मानना है कि जिस तरह से रियल एस्टेट स्पेस के अंदर हम लोगों ने काफी अच्छी बड़ी रैली देख ली है और वही कंसोलिडेशन का पार्ट जो है वो चल रहा है। अभी जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि निफ्लो एक सपोर्टिव है और फेस्टिव सीजन भी आ रहा है, तो रियल एस्टेट स्पेस के लिए एक पॉजिटिव रहेगा। मेरा मानना है कि अगर बायो डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी है तो लोटा डेवलपर्स जो है, एक चार्ट स्ट्रक्चर एक साइडवे का है, स्टॉक एक रेंज के अंदर घूम रहा है और अभी हम लोग देख रहे हैं कि नीचे की तरफ जो है वो डाउन साइड यहाँ से एक लिमिटेड हो सकती है। तो बायो डिप्स की स्ट्रेटेजी लोटा के अंदर रख सकते हैं। मेरा मानना है कि 1190 के आसपास स्टॉक अभी चल रहा है। अगर यहाँ से और भी कोई 50-60 फुट की गिरावट आती है और 1120-1100 तक स्टॉक मिलता है तो एक अच्छा एंट्री अपॉर्चुनिटी बनेगा। तो लोटा डेवलपर्स के अंदर व्यू मेरा बुलिश है और यहाँ से हम लोग जो है बायो डिप्स की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। लोडा मैक्रोटेक डेवलपर्स गिरावट में अगर मिल जाएं तो एक एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा सकती है। 1188 के लेवल्स पर इस वक्त 1.25% की तेज़ी है। निचले स्तरों पर खरीदारी के मौके अगर पोजीशन है उसे इंटैक्ट रखें। क्विकली चलते हैं, अब बिग एक्शन स्टॉक्स समझ लेते हैं। सृष्टि हमारे साथ जुड़ी हैं बिग एक्शन स्टॉक्स के लिए। जी हाँ, ढेर सारे काउंटर्स हैं जहां पर ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है ऐसे बाजार में। और आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं JSW स्टील से, क्योंकि मेटल्स की चमक बरकरार है और JSW स्टील ने अपने आउटपुट नंबर्स जारी किए हैं, जहां पर क्रूड स्टील आउटपुट 17% बढ़ते हुए नजर आया है साल दर साल। जी हाँ, पॉजिटिव खबर ही है। और आज जो है मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के चलते भी हम तमाम स्टील काउंटर्स में एक्शन देख रहे हैं और JSW स्टील का जो आंकड़ा आया है वो और भी पॉजिटिव देखा गया है। इसीलिए स्टॉक में आज आप देखेंगे कि लगभग 3% तक की मजबूती अभी भी बरकरार है। साथ ही साथ हीरो मोटोकॉर्प की बात करें, यहाँ पे एक नए लॉन्च की उन्होंने और साथ ही नए मॉडल मार्केट में उतारा है, जहाँ पर भारत में जूम 160 की बिक्री शुरू की है। जूम जो है हीरो मोटोकॉर्प की एक बाइक से स्कूटर कैटेगरी में आती है। हाल फिलहाल जो है थोड़ी स्कूटर कैटेगरी में भी नए लॉन्चेस करती हुई दिखी है हीरो मोटोकॉर्प। और साथ ही कंपनी ने नए CEO की भी नियुक्ति की है। कई समय बाद हमने देखा कि नई CEO की नियुक्ति की गई है, जहां पर अप्रैल में निरंजन गुप्ता ने जो है CEO से रिजाइन किया था और इसको लेकर भी स्टॉक में काफ़ी अच्छा एक्साइटमेंट है। इसके अलावा जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर भी ज़बरदस्त एक्शन है, क्योंकि मैनेजमेंट ने आज आपके ही चैनल ET Now स्वदेश पे ये कहा था कि कमर्शियल बैंक लाइसेंस की अर्जी जो है वो अब एडवांस स्टेजेस में है। अगले 5 साल में 400 और ब्रांचेस खोलने का उनका लक्ष्य है और 2 साल में QIP के जरिए 2000 करोड़ रुपए जुटा सकती है कंपनी। और स्टॉक में फिलहाल आप एक्शन देखेंगे। साथ ही साथ एक्मे सोलर होल्डिंग्स, यहाँ पर पॉस्को इंटरनेशनल के जरिए जो है इनको एक ऑर्डर मिला है 2 गीगावाट आवर्स बैटरी एनर्जी सिस्टम के लिए ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और जी हाँ, ये भी पॉजिटिव डेवलपमेंट। स्टॉक में 3% का उछाल। और आखिरी में स्पाइस जेट पर नजर डालेंगे, क्योंकि जून तिमाही में कमजोर नतीजों से इस शेयर में गिरावट है। मुनाफे से घाटे में आई है कंपनी और स्टॉक में फिलहाल लगभग 3% की गिरावट। और राइट सृष्टि, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी की सारी खबरें और बिग एक्शन वाले स्टॉक्स हमें बताने के लिए। बिग एक्शन तो इनफैक्ट आज पूरे के पूरे बाजार में है। अच्छी खासी मजबूती के बीच कामकाज देखने को मिल रहा है और इसमें लगभग सारे के सारे प्लेयर्स जो हैं वो शामिल हैं। इसमें ऑटो सेक्टर है, गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनियां हैं, ज्वेलरी स्टॉक्स पर भी नजर होनी चाहिए। 1,08,000 के पार जहां सोना हम देख रहे हैं, गोल्ड सिल्वर में लगातार शाइन है। क्या ज्वेलरी स्टॉक्स में भी अच्छी एक्शन है? ज्वेलरी स्टॉक्स में इतना बड़ा एक्शन फिलहाल नहीं नजर आ रहा है। टाइटन के स्टॉक प्राइस में जिस तरह के स्तर है वैसे ही 3668 के लेवल्स पर कामकाज हम देख रहे हैं। बट गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स में अच्छी खासी मजबूती है और गोल्ड में अच्छी खासी मजबूती है। फिर नया रिकॉर्ड 1,08,000 के पार गया। उसके बाद उन्हीं लेवल्स के आसपास इस वक्त आप देख रहे हैं सोने में चमक जो है बरकरार है और चांदी की चमक भी लगातार हम देख रहे हैं कायम है। इसके अलावा देखते हैं लार्जर प्लेयर्स में कौन से स्टॉक्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस वक्त की तेज़ी में।
लार्जर प्लेयर्स में अगर आप देखेंगे एम&एम, मारुति, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, आइशर मोटर्स, ओनली एंड ओनली ऑटो सेक्टर है जहां पर अच्छा खासा एक्शन है। और फ्लिप साइड अगर देखेंगे ओनली एंड ओनली आईटी है जहां पर डाउन साइड एक्शन है, बिकॉज वही एक सेक्टर है जहां से गिरावट इस वक्त नजर आ रही है। निमेश, एक टेक आईटी सेक्टर से आपसे जानना चाहूंगी। अब आईटी सेक्टर में हम देख रहे हैं कि गेन्स जो हैं बिल्कुल, या उम्मीदें एक तरह से आईटी सेक्टर को लेकर कम होती जा रही है। हो सकता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स इस सेक्टर का रुख अब कम करते हैं, लेकिन जिनकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशन है, बिकॉज एक समय था मिड कैप आईटी कंपनियां अच्छा चल रही थी, उनके लिए क्या राय होगी? ऑफ कोर्स पोजीशंस को इंटैक्ट रखना है, लेकिन यहाँ से क्या तेजी की तरफ या एटलीस्ट मोमेंटम बेस्ड कामकाज आईटी सेक्टर दिखाएगा, या यहाँ से समय लगेगा इस तेजी को देखने के लिए आईटी सेक्टर इन पर्टिकुलर? देखिए मानसी, मोमेंटम तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि मिसिंग है, और स्टॉक जो है वो एक साइडवे टू नेगेटिव टेरिटरी के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं। हालांकि मेरा मानना है कि आईटी स्टॉक एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के आसपास भी ट्रेड कर रहे हैं मेजोरिटी ऑफ आईटी स्टॉक। तो यहाँ से डाउन साइड मुझे काफी कम लग रही है, बट मोमेंटम कब आएगा वो कहीं ना अभी थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी है वो काफी है। तो अगर आपका ट्रेडिंग मोमेंटम आपको प्ले करना है तो डेफिनेटली आईटी सेक्टर वुड बी नॉट गुड चॉइस। मेरा मानना है कि अगर आपको मोमेंटम प्ले करना है तो आप बैंकिंग के साथ जा सकते हैं, ऑटो सेक्टर के साथ जा सकते हैं, और अदर सेक्टर ऑटो इंसिलरी स्पेस के अंदर भी जहां पर अच्छा ब्रेकआउट आए वहां पर जा सकते हैं। बट प्योरली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका 2-3 साल का नजरिया है तो मेरा मानना है कि आईटी स्पेस एज ए वैल्यूएशन वाइज काफी एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे है, और काफी अच्छे सपोर्ट एरिया, लॉन्ग टर्म सपोर्ट एरिया के आसपास भी ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ से थोड़े थोड़े करके अक्यूमुलेट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म नजरिया है तो, शॉर्ट टर्म नजरिया है तो आईटी को कंप्लीटली अभी अवॉइड करना है जब तक कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं मिलता है या कोई नया फ्रेश मोमेंटम इंटेक्ट नहीं होता है तब तक। और मोमेंटम के लिए हम लोग दूसरे सेक्टर और स्टॉक के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो चलिए, अगर पोजीशन है उसे आप रखिए, क्योंकि वैसे ही डाउन साइड दिख रही है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सेक्टर वापस से तेजी की तरफ शायद बड़े कुछ समय बाद। नई पोजीशन के लिए फिलहाल दूर रहना है। क्विकली एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार मार्केट पर चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहें। स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल पे, और अब चलते हैं राजेश अग्रवाल के पास। गुड आफ्टरनून राजेश जी। सबसे पहले जो है आपसे कहूँगा कि बाज़ार पे जो है हम कहें कि अब 3-4 दिन के सेशन के बाद थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा है बाज़ार, आज डेज हाई लेवल पे भी आ गया है। कौन से सेक्टर्स में आपको लगता है अपमूव देखने मिलेगा? हमने ऑलरेडी कंजम्पशन डिस्कस कर लिया, ऑटो डिस्कस कर लिया, मेटल्स भी डिस्कस कर लिया। मुझे बिल्डिंग मटेरियल पे आपका व्यू चाहिए, सीमेंट, पाइप्स, यहाँ पे क्या जो है एंसिलरी अपमूव आ सकता है? देखिए रियल्टी स्टॉक्स में तो अपमूव आ गया है, जीएसटी रेट कट्स के बेनिफिट्स भी आ सकते हैं, मॉनसून भी अक्टूबर मिड तक खत्म हो जाना चाहिए। ज़रा बताएं राजेश जी, बिल्डिंग मटेरियल सेगमेंट और सीमेंट सेगमेंट आप कैसे देख रहे हैं? यहाँ से और क्या अपमूव आ सकता है? गुड आफ्टरनून शरद जी। गुड आफ्टरनून। बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है सबको नमस्कार। आपने सही कहा कि पिछले 2-3 हफ्ते की लगातार वॉलेटिलिटी विद डाउनवर्ड बायस के साथ बाजार को देखने के बाद पिछले हफ्ते पॉजिटिव में बंद हुए, और आज जिस तरीके से खुले उसे देखते हुए लगता है कि थोड़ी सी स्थिरता लौटती हुई नजर आ रही है। थोड़ी सी मध्यम से लंबी अवधि की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि आरबीआई का जो स्टैंड सीपीआई डेटा या ईसीबी और फेड की जो मीट होगी उसके बाद जो आरबीआई का स्टैंड होगा वो आने वाले दिनों में रेट सेंसिटिव स्टॉक्स जैसे हैं, खास करके बैंकिंग, रियल्टी या कंजम्पशन, उसको एक दिशा देंगे। और जिस तरीके से मिड कैप और स्मॉल कैप में हम आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं, आप देखो पिछले हफ्ते 1-1.25% के आसपास की बढ़त इंडेक्स में थी, बट मिड कैप स्मॉल कैप में 2.5% की बढ़त थी। जिस टाइप की बढ़त हम मिड कैप स्मॉल कैप में देख रहे हैं वो एक चीज तो दिखा रही है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर एक्टिव हैं और नीचे के लेवल्स में खरीदारी चल रही है। खास करके भारत के लिए जो पॉजिटिव आ रहा है वो तेल का बहुत नीचे के लेवल्स पे आना, विक्स का लोअर लेवल पे आना, और डीआई की लगातार खरीदारी। एफआई की तरफ से थोड़ा प्रेशर है, रुपया 88-36 तक जाकर के आया। ये थोड़ी 2-3 दिक्कतें हैं शॉर्ट टर्म में, नो डाउट, बट मुझे लगता है कि जिस तरीके के समीकरण बैठे हैं और वीकेंड पे जो ट्रम्प साहब के तरफ से बयानात आए भारत के साथ दोस्ती की, वो थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटिमेंट बना रहे हैं। जहां तक सीमेंट वगैरह की बात है, हमें लगता है ये जो बिल्डिंग मटेरियल्स वाला पूरा एक सेक्टर है वो
बेहतर परफॉर्म करने वाला है, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की बूस्ट की बात की जा रही है या रियलिटी पे जिस तरीके के मूवमेंट हम लोगों ने देखा है, ये दोनों ही चीजें दिखा रही है कि आने वाले दिनों में मेटल्स और सीमेंट अच्छे परफॉर्म करेंगे। दूसरे, मॉनसून थोड़ा सा लंबा चल रहा है, इस वजह से सीमेंट में हो सकता है कि इस क्वार्टर के नंबर्स थोड़े से दबाव में आए, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक्टिविटी जोर पकड़ती हुई नजर आएगी और वहाँ हमें लगता है कि कुछ अच्छे स्टॉक जैसे कि अल्ट्राटेक तो पहली पसंद रहेगा ही, उसकी कैपेसिटी और नंबर्स वगैरह को ध्यान में रखते हुए। लेकिन अगर किसी को ऐसा लगे कि अल्ट्राटेक बहुत महंगा हो गया है, नहीं ले सकते हैं, तो उन्हें ग्रासिम पे ध्यान देना चाहिए, जो कि अल्ट्राटेक की एक होल्डिंग कंपनी है। और न केवल अल्ट्राटेक की बल्कि उसमें बिल्डिंग मटेरियल की बात की जाए तो ओपस करके जो पेंट्स हैं वो भी उसमें हैं, उनके खुद के पीवीसी वगैरह के कारोबार हैं। तो ये सारी चीजों के मद्देनजर मुझे ग्रासिम थोड़ा सा वैल्यूएशन लिहाज से बहुत अच्छा लग रहा है। सेकंड रैंक की बात की जाए तो बिरला कॉर्प करके सीमेंट की कंपनी है, जहाँ पे ध्यान देना चाहिए। वहाँ केपेक्स वगैरह लगभग पूरा हो गया है, नंबर्स जो पिछले 2-3 क्वार्टर्स में खराब आए थे अब सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, मार्जिन प्रोफाइल अच्छी हुई नजर आ रही है और डिमांड तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में बेहतर होगी। जिस तरीके से जीएसटी वगैरह के कट आए हैं और अ, उम्मीद है कि आरबीआई भी शायद कुछ अनाउंसमेंट करे, तो इन सब चीजों के मद्देनजर इन कुछ एक स्टॉक्स में है जहां नजर रखनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो ऑफकोर्स सीमेंट स्पेस पे जो है राजेश जी बुलिश है। हमारे साथ श्रीकांत चौहान भी जुड़ रहे हैं। गुड आफ्टरनून श्रीकांत सर, जल्दी से अपने टेक्निकल पिक्स बता दें। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखिए, अगर स्टॉक्स अगर देखने हैं तो मुझे लगता है यहाँ पे कुछ बैंक स्टॉक्स में अच्छी तेजी आ सकती है, क्योंकि काफी दिनों के बाद बैंक निफ्टी ने 54,300 54,400 के लेवल्स को क्रॉस करने की कोशिश की है। यहाँ से बैंक निफ्टी में हमें लगता है कि अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग बनेगी अगर मार्केट का ओवरऑल मूड अगर सेट हो रहा है तो। और लग रहा है कि मार्केट हायर लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, तो बैंक निफ्टी में कैनरा बैंक हमें अच्छा लग रहा है। 108 109 के रेंज में इसे खरीदना चाहिए। 105 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, स्टॉप लॉस थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, 105 का स्टॉप लॉस रखे। टारगेट्स नजर आते हैं 115 और 118 के। साथ ही साथ मुझे लगता है कि अपोलो हॉस्पिटल ये भी स्टॉक एक अच्छा है, करंट लेवल से इसे खरीदा जा सकता है। 7,790 के करीब ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा करेक्शन हुआ है। करंट लेवल से खरीदते हैं तो 7,740 काफी नजदीक का स्टॉप लॉस बन रहा है, तो 7,740 का स्टॉप लॉस रखे। 7,800 7,790 के करीब खरीदे और टारगेट्स यहाँ पे रखे 7,920 के। इनके पिक्स की बात करें तो यहाँ पे कैनरा बैंक आ रहा है बैंकिंग स्पेस से, और अपोलो हॉस्पिटल जो है दूसरी पिक रहेगी। और ऑफ कोर्स बैंकिंग को लेके जो है अहम जो है विशेष हम लेके आने वाले, लेकिन वो एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स और मार्केट की बात करें तो निफ्टी अब करीब 133 अंकों की तेजी के साथ 24,870 के आसपास कारोबार करता हुआ। निफ्टी बैंक में भी शानदार 400 अंकों की तेजी अभी आज के सत्र के लिए देखने को मिल रही है। 55,000 के करीब दौड़ता हुआ तो निफ्टी बैंक में भी अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में दिखी है। लेकिन फायदा बाजार से कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज बताने के लिए हमारे साथ ओशो कृष्णन जुड़ चुके हैं एंजल वन के। ओशो, गुड आफ्टरनून और थैंक यू सो मच समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताएं स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया कौन सा होगा आज के सत्र के लिए? वेरी गुड आफ्टरनून। मुझे लगता है सीडीएसएल में काफी अच्छा बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है एंड टेक्निकली भी अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म पे फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। सो सीडीएसएल में एट द मनी के कॉल ऑप्शन को खरीदने की राय बनेगी। 1560 का कॉल ऑप्शन खरीदना है 40 रुपए के आसपास। 28 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड अप्रोक्सीमेटली 60 रुपीज के टारगेट के लिए कॉल को होल्ड करना है। तो मैक्सिमम रिस्क है पूरे ट्रेड सेटअप में वो नियरली 5700 का होगा और मैक्सिमम प्रॉफिट जो है टारगेट अचीव होने पर वो अप्रोक्सीमेटली 9500 के देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो सीडीएसएल के 1560 के कॉल खरीदने की सलाह यहाँ पर निकल कर आई है, ओशो ने हमें दी है। अधिकतम मुनाफा 9500 का और अधिकतम नुकसान
5,700 तक का ये ट्रेड में होता हुआ नजर आ सकता है। ओशो, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ट्रेड हमारे दर्शकों को बताने के लिए। इसी के साथ सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर भी हम आपके लिए लेकर आना चाहते हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में 90% लोगों को नुकसान होता है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके फिर ही एफएनओ में ट्रेडिंग करें। लेकिन आगे बढ़ते हैं, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस बैंक पर अब हम नजर डालेंगे। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आरबीआई से यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए आवेदन किया है, जिस पर दिसंबर तक आरबीआई का फैसला आने की उम्मीद है। इस पर हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने बैंक के एमडी और सीईओ संजीव नौटियाल से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं और मैनेजमेंट का क्या कहना है इस यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस को लेकर। हमारे साथ खास बातचीत के लिए जुड़े हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ संजीव नौटियाल जी। बहुत बहुत स्वागत है सर ईटी नाउ स्वदेश पर आज वक्त देने के लिए आपसे। मैं सर यही समझना चाहता था कि जिस तरह से आपने पंचवर्षीय योजना की स्ट्रेटजी बताई है आपके इन्वेस्टर्स को, आपके जो कस्टमर्स को, तो उस पंचवर्षीय योजना के अंदर जो आपका यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस का प्लान है वो कितना महत्वपूर्ण होगा और उस पर अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है? यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस की कड़ी में आप कितना आगे बढ़े हैं? हमने 5 साल का एक स्ट्रैटेजिक प्लान बनाया है 2030 वर्ष तक के लिए, और उस प्लान के अंतर्गत हमारा जो लोन बुक है वो 1 लाख करोड़ के आसपास पहुंचेगा। हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपनी अर्जी फरवरी माह में लगाई थी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसके ऊपर अपना आकलन कर रहा है और हम उनके डिसीजन का, उनका जो हमारी एप्लीकेशन के बारे में व्यू है वो इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे लगता है वो हमारे पास हो सकता है दिसंबर तक कुछ हमें खबर मिले। बिल्कुल, तो आप दिसंबर तक आशावादी हैं कि खबर मिलेगी। लेकिन एक और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक था उसको आरबीआई के द्वारा इन प्रिंसिपल सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है, तो आपसे मैं यही समझना चाहता था कि फरवरी के बाद से लेके अभी तक किसी तरह का आदान प्रदान हुआ है जिससे आपको लगता है कि आप दिसंबर तक आप होपफुल है? नहीं, ऐसा कोई आदान प्रदान नहीं है। अगर आरबीआई को कोई अधिक और जानकारी चाहिए होगी तो वो ऐसा पूछ सकते हैं, अन्यथा रिजर्व बैंक अपने आप उस अर्जी के ऊपर उसको इवैल्यूएट करता है, असेस करता है और उसके बाद फिर वो उसके बारे में निर्णय लेता है और वो निर्णय हमको उपयुक्त समय पर बताएगा। बिल्कुल, उपयुक्त समय पर बताएगा और दिसंबर तक फुल है। सर, मेरा सेकंड लास्ट सवाल होगा, जिस तरह से आपका पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आप ग्रोथ टारगेट देख रहे हैं, तो क्या पूंजी जुटाने का भी प्लान है और उस पूंजी का इस्तेमाल कहां पर होगा? किस तरह से आप अपने आप को एक्सपेंड करेंगे? कौन से सेगमेंट में आपको लगता है कि ज्यादा ग्रोथ है, जहां पर जो है उज्जीवन अपनी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ज्यादा बढ़ेगा? तो हमारा जो हमारा प्लान है उसके अंतर्गत हम अपनी सिक्योर्ड बुक को 65 से 70% तक ले जाना चाहते हैं, जो आज करीब 46% पे है। और इसके अंतर्गत हमारा जो माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो है वो करीब 1 लाख करोड़ में 30,000 करोड़ होगा। 25,000 करोड़ के आसपास हमें हमारे प्लान के मुताबिक हाउसिंग फाइनेंस होगा, जिसमें अफोर्डेबल हाउसिंग और माइक्रो मॉर्गेज आता है, और करीब 20,000 करोड़ के आसपास एमएसएमई होगा। और जो बाकी हमारा लोन पोर्टफोलियो होगा वो एग्रीकल्चर, गोल्ड लोन, व्हीकल लोन और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ग्रुप जो हम कर रहे हैं उनका भी उसमें कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो ये खास एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम आपके लिए लेकर आए, लेकिन उसी नोट पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद कई और स्टॉक्स और सेक्टर्स पर चर्चा बरकरार रहेगी। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्लोजिंग कॉल्स पर, और ब्रेक के पहले उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के मैनेजमेंट के साथ हमारे सहयोगी ने चर्चा की थी और यूनिवर्सल लाइसेंस के लिए उन्होंने जो एप्लीकेशन डाली है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिसंबर तक इस साल, वहां पर क्या कुछ निकल कर आता है उस पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक आज करीब 3.5% ऑलरेडी चढ़ चुका है, 44 के लेवल्स के आसपास कारोबार करता हुआ। राजेश, क्या राय होगी आपकी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर?
देखिए, हमारी इसमें कोई खरीदारी की राय नहीं है। अगर ये इस न्यूज़ के चलते चलता हुआ 47-48 तक जाता है, तो किसी के पास है तो मुनाफ़ा वसूल कर सकते हैं। यूनिवर्सल बैंक के लिए लाइसेंस के लिए उन्होंने अप्लाई किया है, मिलता-सा मिलेगा दिसंबर तक, उसके बाद वो कन्वर्ट होगा। इस वक़्त भी अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग में बहुत अच्छी चॉइसेस हैं अवेलेबल जो कि अच्छे वैल्यूएशन पे है। मिड कैप की बात की जाए तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र जिसके नंबर बेहद अच्छे आए थे, लगातार 2-3 क्वार्टर से अच्छे आ रहे हैं, वहाँ पर ध्यान दिया जा सकता है। तो जीवन की खास बात की जाए तो इसमें अगर आप देखें तो अनसिक्योर्ड लोन्स का जो तबका है, वो 50% के ऊपर है। माइक्रो फाइनेंस 30-32% के आसपास आता है। तो ये 2 ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पर थोड़े से एनपीए वगैरह को लेकर के चिंताएँ रहती हैं। तो मुझे लगता है इस बात अवॉइड करना ही बेहतर होगा। नजरिए से अवॉइड करने की सलाह यहाँ पर निकल कर आई है, लेकिन 3.5% की तेजी के बाद टेक्निकल्स पर क्या नजरिया होगा? निमेश, आपसे पूछना चाहूंगी, टेक्निकल्स और चार्ट्स पर देखें तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 44 से अब कहां तक जाता हुआ नजर आएगा? देखिए, जिस तरह से डेली चार्ट स्ट्रक्चर है, 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आसपास स्टॉक ने काफी सपोर्ट लिया है, काफी कंसोलिडेट हुआ है और एक रेंज के अंदर घूम रहा है। मेरा मानना है कि ऊपर में 44.5 के ऊपर अगर निकलता है तो ये जो कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट है वो कंफर्म होगा और स्टॉक के अंदर हम लोग फ्रेश मोमेंटम जो है वो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। फिलहाल मुझे लग रहा है कि जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर और आज का दिन की जो कैंडल है, एक बड़ी बुल एंगल्फिंग कैंडल है, एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल दिखाती है, बट फ्रेश एंट्री मेरा मानना है कि अगर 44.50 के ऊपर निकलता है तो ही लेनी चाहिए और फ्रेश ब्रेकआउट प्ले करने के लिए। और ऊपर में मेरा मानना है कि अगर 44.50 के ऊपर निकलता है स्टॉक तो नियर टर्म में हम लोग 48 to 49 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर व्यू फिलहाल मेरा बुलिश है और मैं 44.5 के ऊपर स्टॉक के अंदर बाय रिकमेंड करता हूँ। खरीदारी की राय उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से। डिस्कशन हम लोग बीएफएसआई स्पेस से थोड़ा कैपिटल मार्केट थीम रिलेटेड स्टॉक्स की तरफ आ जाते हैं। बीएससी में अच्छी अपमूव आ रही है। थोड़ी देर पहले सीडीएसएल में ऑप्शन का कॉल ओशो जी ने दिया था, लेकिन 2 स्टॉक्स मेरे नज़र में है। एक है एंजल वन, दूसरा है आपका बीएससी। ऑफकोर्स बीएससी की आंकड़े की बात करें तो लास्ट वीक एक्सपायरी जो थी, चेंजेस आए, उसके बावजूद जो है इनके मार्केट शेयर या प्रीमियम टर्नओवर पे इम्पैक्ट नहीं आया। एंजल वन पे बात करें तो यहाँ पे आज इनिशिएटिंग रिपोर्ट भी आई है। सीडीएसएल एनएसडीएल पे भी जो है, इन दोनों स्टॉक्स को भी लाते हैं कैपिटल मार्केट थीम स्टॉक्स को फायर करते हैं। इन चारों स्टॉक्स का एक हॉट बोर्ड भी बना दे। एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों स्टॉक्स को भी एक बार नज़र करके लाएँ। सीडीएसएल 2% ऊपर है और एनएसडीएल की बात करें तो यहाँ पे जो है स्टॉक लगभग 3% उछला हुआ है। हरीश, आपसे मैं बात करूँगा एनएसडीएल और इसके अलावा बीएससी और एंजल वन, इन तीनों में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको कहाँ अच्छा लग रहा है? एनएसडीएल पे ऑफकोर्स लास्ट 15 मिनट पे एक अच्छी अपमूव भी देखने मिल रही है, तो ज़रा बताएं। बिल्कुल शरद जी, अगर देखा है तो लास्ट कुछ दिनों से हमें लगातार एक करेक्शन देखने मिल रहा है कैपिटल गुड के कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स में, वो बीएससी हो, सीडीएसएल हो और एंजल वन। तो मुझे लग रहा है कि बीएससी के स्टार स्ट्रक्चर की डिस्कस करते हैं पहले, जो जहां तक मुझे लग रहा है कि एक 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट जोन था 2100 के आसपास, तो वहां पे सपोर्ट लेके थोड़ा बाउंस बैक देखने मिल रहा है। अभी भी बीएससी में एक रेजिस्टेंस जोन है 2500 के पास, तो मुझे लग रहा है कि ये लेवल निकालना जरूरी है। मुझे लग रहा है तभी जाके मुझे लग रहा है कि बड़ा सा रैली देखने फिर से रेज्यूम होते हुए नजर आएगा। तो फिलहाल के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए जब तक 2500 लेवल निकालता नहीं है बीएससी में। वही चीज सीडीएसएल की बात करते हैं, सीडीएसएल में बिल्कुल एक सपोर्ट जोन से रिकवरी होते हुए नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ शॉर्ट टर्म में थोड़ा मोमेंटम बिल्टअप हो सकता है और जो कि ऊपर की ओर 60, 80 और 1700 लेवल्स के लिए हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। तो मुझे लगा कि सीडीएसएल यहाँ पे थोड़ा बेटर रहेगा कंपेयर टू बीएससी, क्योंकि जिस तरीके से एक बेस बना है स्टॉक प्राइस में, मुझे लग रहा है कि थोड़ा मोमेंटम बिल्टअप भी होते हुए नजर आ रहा है वॉल्यूम के साथ। तो सीडीएसएल एक बाई का अपॉर्चुनिटी बन सकता है एक शॉर्ट टर्म प्ले के लिए, जो कि 1650 का पहला टारगेट, बाद में 1700 के लिए टारगेट्स के लिए बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए उस टाइम पे 1500 का। और सीडीएसएल में वही चीज एंजल और एनएसडीएल में मुझे लग रहा है कि अभी भी पूरा फुल फ्लेज्ड बाइंग अपॉर्चुनिटी बन नहीं रही है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब तक एक क्लियरली एक ट्रेंड रिवर्सल होते हुए नजर आए। सीडीएसएल में खरीदारी की राय है, टारगेट प्राइस 1650 1780 रहेगा और स्टॉप लॉस देखिए 1500 रहेगा। और आज देखिए दिन के ट्रेड में स्टॉक 2% ऊपर है। श्रीकांत, एक बार बीएफएसआई स्पेस से एबी कैपिटल की चार्ट चेक ले। यहाँ पे एक अच्छी अपमूव आ रही है और अब कह सकते हैं कि
आप यहाँ पे मोमेंटम देखने मिल रहा है, बिजनेस अपडेट भी डिसेंट आया था रिसेंटली। ज़रा बताएं आदित्य बिरला कैपिटल आप किस तरह देख रहे हैं श्रीकांत? नहीं तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पे आदित्य बिरला कैपिटल का जो लॉन्ग टर्म चार्ट है वो काफी क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक कम से कम 300 रुपए तक जा सकता है और बेस्ट के सिनेरियो में 330 रुपए भी दिखा सकता है। एक काफी बड़ी हमने इसमें रनअप देखी है, 150 के करीब स्टॉक था ये इन द मंथ ऑफ मार्च 2025 और विद इन जस्ट 4-5 मंथ्स अगर ये स्टॉक अगर 300 रुपए तक अगर जा सकता है, यानी कि डबल हो गया है ऑलमोस्ट, तो दैट मीन्स कि इसमें कहीं ना कहीं कोई बड़ा बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हुआ है। बेस्ड ऑन एक्सटेंशंस मुझे लगता है ये स्टॉक 330 रुपए तक तो जा सकता है। करंट लेवल्स पे भी अगर इन्वेस्टमेंट्स हो तो बिल्कुल बने रहे। विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू अगर खरीदना हो तो यहाँ पे इन लेवल्स पे अगर खरीदना है तो 275 रुपए का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल हमें लगता है कि स्टॉक काफी मजबूत है और करंट लेवल से भी खरीदा जा सकता है। ये नजरिया आदित्य बिरला कैपिटल पर 3% की तेजी के साथ आज के सत्र में भी 290 के आसपास कारोबार करता हुआ। खरीदारी की राय 300 से 330 तक के लेवल्स यहां पर नजर आ सकते हैं और 275 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह श्रीकांत चौहान से आती हुई। लेकिन इस बीच गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज पर नजर डालते हैं। मुथूट फाइनेंस 2.5% की तेजी के साथ 2900 के पार कारोबार करता हुआ और मन्नपुरम फाइनेंस में भी 3% से ज्यादा की शानदार तेजी आज के सत्र में दिखी है। याद रखें सोने के प्राइसेस रिकॉर्ड हाई लेवल्स पर है, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट इन दोनों ही गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज पर भी दिखा है। हरीश, आपसे पूछना चाहूंगी, मुथूट और मन्नपुरम दोनों में से अगर एक चुनना हो तो क्या राय होगी और कौन से लेवल्स यहां पर नजर आ सकते हैं? तो देखते हैं, बिल्कुल अगर गोल्ड का जो इफेक्ट देखते हुए हमने बिल्कुल देखा हुआ है कि फाइनेंशियल स्टॉक्स में अच्छा खासा मोमेंटम बनाया हुआ है, स्पेशली गोल्ड लेंडिंग कंपनी से। और उसमें मनापुरम और मुथूट की दोनों की बात करते हैं कि दोनों का चार्ट स्ट्रक्चर एकदम ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। अगर देखा है तो क्लियरली एक हायर टॉप हायर बॉटम के साथ चल रहा है। अगर मुथूट की पहले मनापुरम की पहले बात करते हैं तो देखिए जो लेवल से 285 के अराउंड एक सपोर्ट से वहां मुझे लग रहा है वहां से रिटेस्ट करते हुए फिर से रिकवरी देखने मिल रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो लग रहा है कि 300 के ऊपर के लेवल के बाद मुझे लग रहा है कि फ्रेश रैली भी देखने मिल सकता है, जहाँ की स्टॉक प्राइस में 235 से 240 लेवल्स का एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि दोनों स्टॉक्स अच्छे हैं और किसी को बाइंग है तो होल्ड रखना चाहिए कुछ टाइम पीरियड के लिए। मुझे लग रहा है कि दोनों का तेजी कंटिन्यू भी हो सकता है। अगर इसी में एक छोटा सा मेरा रेडार पे है, अगर किसी को बाइंग करनी है तो मुझे लग रहा है IIFL फाइनेंस भी एक जो स्टॉक है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल हो सकता है शॉर्ट इसमें, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक ट्रेंड अभी जस्ट पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल हो सकता है। 425 का एक स्टॉप रखना चाहिए IIFL में फाइनेंस में, और ऊपर मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में 480 से लेकर 500 का लेवल देखने मिल सकते हैं IIFL फाइनेंस में। तो ये नजरिया IIFL फाइनेंस पर 3% से ज्यादा की तेजी यहाँ पर भी दिखी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद कई और स्टॉक्स और सेक्टर्स पर नजर डालेंगे और BTST और STBT ट्रेड्स भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहिए हमारे साथ। क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। और बाजार में देखें तो एक गिरावट देखने मिल रही है, एक शार्प फॉल आया है निफ्टी में। यहाँ पे देखें तो हरे निशान में ज़रूर है लेकिन 24,800 के नीचे आ गया है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि फॉल जो है गिरावट बढ़ते जा रही है, डेज हाई से जो है ये गिरावट देखने मिल रही है। निफ्टी बैंक पे भी देखें तो यहाँ पे भी जो है एक शार्प फॉल देखने मिल रही है। डायरेक्टर साहब एक बार निफ्टी बैंक दोनों चार्ट्स दिखाएं और हम दर्शकों को बताएंगे कि यहाँ पे जो है एक शार्प सेल ऑफ देखने मिल रहा है लास्ट हाफ एन आवर ऑफ ट्रेड में। तो इस पे ऑफ कोर्स हमारी नज़र रहेगी कि ये सेलिंग इंटेंसिफाई होता है कि नहीं, उस पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन चलिए अब हम चलते हैं हमारे खास सेगमेंट पे जिसका नाम है मार्केट्स एट 3। तो मार्केट्स एट 3 में हमारे साथ जुड़ रहे हैं आनंद शुक्ला। आनंद, गुड आफ्टरनून, बताएं क्या है आपके रडार में? जी हाँ, गुड आफ्टरनून शरद। 3 बजे तक के बाजार की तरफ देखें, शार्प फॉल आया है लेकिन अभी भी बाजार हरे निशान में कारोबार करता नज़र आ रहा है। तो सबसे जो बढ़िया सेक्टर कारोबार कर रहा है वो है ऑटो का। ऑटो सेक्टर में लगातार चौथे दिन तेज़ी देखने को मिल रही है। भारत फोर्ज का शेयर देखिए 6 से 7% ऊपर कारोबार कर रहा है। वहीं संवर्धन मदरसन भी करीब 5% ऊपर कारोबार कर रहा है और M&M में भी 3 से 4% की तेज़ी देखने को मिल रही है। वॉल्यूम की बात करें कि वॉल्यूम कहाँ ज़्यादा दिख रहा है तो वोडाफोन आइडिया का शेयर देखिए 2% ऊपर कारोबार कर रहा है, लेकिन
औसत से करीब 5 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। ऑटो सेक्टर से ही अशोक लेलैंड में 5% की शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है और 2.5 गुना ज़्यादा औसत से वॉल्यूम अशोक लेलैंड के शेयर में भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मेटल से टाटा स्टील का शेयर देखिए हल्की सी तेज़ी है और 2 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। खबरों की बात करें तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर खबर आई है, कमर्शियल बैंक लाइसेंस की अर्जी जो है वो एडवांस स्टेज में पहुंच गई है। साथ ही साथ कंपनी के अगले 5 साल में 400 और ब्रांच खोलने की योजना है। 2 साल में QIP के जरिए कंपनी करीब 2000 करोड़ भी जुटा सकती है। इसी के चलते शेयर में 3 से 4% की आज तेज़ी देखने को मिल रही है। हीरो मोटो की बात करें तो भारत में जूम 160 स्कूटर की जो बिक्री है वो शुरू कर दी है। साथ ही साथ हर्षवर्धन चितले को कंपनी का CEO भी नियुक्त किया है। कंपनी ने 2.5% ऊपर आज कारोबार करता नजर आ रहा है शेयर। अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करेंगे। इंडस टावर्स पर सिटी की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय दी है और लक्ष्य जो है 460 रुपए का रखा है। हमने देखा था कि 25 अगस्त से 1 सितंबर तक ओपन मार्केट के जरिए जो भारतीय एयरटेल ने 0.26% करीब हिस्सा कंपनी में बढ़ाया हुआ है। इसी के चलते आज हरे निशान में कारोबार करता नजर आ रहा है शेयर। तो 3 बजे तक ये सारे अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सभी शेयरों में आज एक्शन देखने को मिल रहा है। ये बिल्कुल यहाँ पे देखें तो एक्शन जो है आपको ऑटो सेगमेंट में देखने मिल रहा है, लेकिन जो बाजार में गिरावट आ रही है यहाँ पे देखिए IT की गिरावट बढ़ते जा रही है। इसके कारण निफ्टी को जो है पुल डाउन किया जा रहा है। फार्मा और FMCG भी जो है लाल निशान में आ गए हैं और यहाँ पे ऑफ कोर्स IT स्पेस की बात करें तो यहाँ पे गिरावट बढ़ते जा रही है। डेज लो पे निफ्टी IT इंडेक्स आ गया। LTI माइंट्री, पर्सिस्टेंट सिस्टम, HCL टेक महिंद्रा, TCS सारे ही स्टॉक्स जो है यहाँ पे गिरावट देखने मिल रही है। फार्मा स्टॉक्स पे भी ब्लिप आया है। ये दोनों याद रखिए एक्सपोर्ट फेसिंग जो है सेक्टर्स है और FMCG में मुनाफा वसूली तो चल ही रहा है। तो ये 3 सेक्टर जो है लाल निशान में आ गए हैं। IT स्पेस में बिकवाली आ रही है। लेकिन चलिए हमारे साथ नीलेश जैन जुड़ रहे हैं। गुड आफ्टरनून नीलेश, बताएं आपके टेक्निकल पिक्स क्या रहेंगे? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। देखिए यहाँ पर जिस हिसाब से एकाएक ऊपरी तरफ से दबाव देखने को मिल रहा है तो दोनों साइड्स के ही मूवमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। एक खरीदारी और एक बिकवाली वाला ट्रेड है। सबसे पहले शुरुआत बिकवाली वाले ट्रेड से होगी, वो होगा LNT में बिकवाली करने की सलाह होगी क्योंकि काउंटर में ऊपरी स्तरों से हम लगातार दबाव देख रहे हैं। तो यहाँ पर वीकनेस थोड़ी और कंटिन्यू हो सकती है। इसीलिए यहाँ पर इस वीकनेस को प्ले करने के लिए 3500 का पुट ऑप्शन लेने की सलाह होगी। तो 3500 का पुट ऑप्शन फिलहाल 30-32 के आसपास ट्रेड हो रहा है, इसे लॉन्ग करें। यहाँ पर 45 से लेके 55 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। 22 रुपए का छोटा सा स्टॉप लॉस रखना होगा। LNT का 3500 का पुट ऑप्शन लेने की सलाह होगी क्योंकि अंडरलाइन में हम यहाँ पर 3450 से 3400 तक की गिरावट एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो बिकवाली वाला ट्रेड होगा LNT का। वहीं खरीदारी वाला स्टॉक है नाइका। देखिए लगातार एक सीरीज ऑफ हाइट ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है और काउंटर में लगातार स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। बाजार के अंदर ऊपरी स्तरों से वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। उसके विपरीत ये काउंटर अभी भी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो ऊपरी स्तरों पर 255 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना होगा 242 का। खरीदारी करने की सलाह होगी नाइका को। यह नजरिया नायका पर आता हुआ और स्टॉक में ऑलरेडी 2% की तेजी आज के सत्र में दिख चुकी है। लेकिन ऑटो सेक्टर की सभी कंपनियों में आज अच्छी खासी तेजी दिखी है। इनफैक्ट निफ्टी ऑटो इंडेक्स की बात करें तो सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर भी यही इंडेक्स है। M&M इन पर्टिकुलर 3.5 से 4% चढ़कर निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में शामिल। भारत फोर्ज, अशोक लेलैंड, संवर्धना मदरसन, M&M, बजाज ऑटो सभी स्टॉक्स में 3.5 से 4.5-5% तक की अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में दिखी है। और ऑटो कंपनियों ने GST कटौती का फायदा ग्राहकों को देने का ऐलान किया है। कौन सी कंपनी अपने किस मॉडल के दाम घटाने वाली है और कब से ये प्राइस रिडक्शन लागू होंगे, पूरी डिटेल्स के साथ सृष्टि शर्मा अब हमारे साथ जुड़ चुकी है। सृष्टि, बताएं अगर किसी को गाड़ी खरीदनी हो तो कब करनी चाहिए और कितने अमाउंट तक प्राइस रिडक्शन नजर आ सकता है? जी हाँ, ढेर सारी कंपनियों ने अपने प्राइस कट अनाउंस किए हैं। जहां पर इंटरेस्टिंग ये है जानना कि कुछ कंपनीज ने 22 सितंबर का वेट ना करते हुए अभी ही ये प्राइस कट जो है लागू करवा दिए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं M&M से, जहां पर उन्होंने कहा है कि उनकी तमाम मॉडल्स पर अब जो है प्राइस कट एप्लीकेबल होंगे। 6 सितंबर से ही ये प्राइस कट लागू हो जाएंगे और डिस्काउंट्स के आप अगर माफ़ कीजिएगा, अगर प्राइस कट के आप अगर लेवल्स देखें तो ये 1.6 लाख तक जाते हैं। साथ ही साथ टाटा
टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ पर भी प्राइस कट अगर हम देखें तो 1.6 लाख तक जाते हैं। वही कमर्शियल व्हीकल डिवीजन में भी सबसे ज़्यादा जो प्राइस कट देखने को मिला है वो 4.6 लाख का है। साथ ही साथ Hyundai मोटर्स में भी अब जो गाड़ियाँ हैं वो एज हाई एज 2.4 लाख तक सस्ती होती हुई नजर आएंगी और साथ ही टोयोटा की गाड़ियां भी कुछ में 3.5 लाख तक की कटौती की गई है। साथ ही साथ लग्जरी कार ब्रांड्स की बात करें जैसे BMW, मर्सिडीज, तो यहाँ पे क्योंकि पहले जो टैक्स और कंपनसेशन सेस को मिलाकर देखें तो कुल टैक्स लगभग 50% तक होता था, अब वो घटकर 40% हो गया है। तो इन कस्टमर्स को भी फायदा होगा जहाँ पर जो प्राइस कट्स हैं दे आर एज हाई एज 11 लाख। बट ये तो रही बात अनाउंसमेंट्स की, बट इसके साथ साथ अगर हम देखें कि क्या ये जो कट्स हैं इसका किसी पर्टिकुलर पार्टी पे जो है इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तो जो हमने एनालिस्ट और डीलर्स से बात की उनका यही मानना है कि फिलहाल डीलर्स और कुछ OEMs को जो है की भरपाई करनी पड़ेगी, क्योंकि याद रखिए जो इन्वेंट्री ऑलरेडी उनके पास है, जो डीलर्स के पास है, उस पर कॉम्पनसेशन सेस लगा हुआ है और अब जब प्राइस कट्स अनाउंस हो गए हैं, टैक्स कम हो गया है, तो उस इन्वेंट्री का क्या, उसको एडजस्ट करने के लिए कंपनीज ने ये कुछ स्टेप्स लिए हैं। जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, इससे जो उनकी इन्वेंट्री पहले पड़ी हुई है वो खाली होती हुई नजर आएगी और साथ ही साथ आगे की जो इन्वेंट्री बनेगी यानी 22 सितंबर के बाद की जो बिलिंग होगी उस पर कम टैक्स लगेगा। तो जी हाँ, फिलहाल ये कस्टमर्स के लिए तो बेहद पॉजिटिव न्यूज़, जहां पे तमाम कंपनीज ने अपने प्राइस कट्स अनाउंस किए हैं। बिल्कुल, तो ऑटो सेक्टर की कई कंपनीज ने प्राइस कट अनाउंस किए हैं। वैसे तो 22 सितंबर से ये लागू होंगे, लेकिन M&M जैसी कुछ कंपनीज ने ऑलरेडी प्राइस कट विद इफेक्ट फ्रॉम 6 सितंबर पिछले हफ्ते ही ये प्राइस कट अनाउंस कर दिए हैं। राजेश, आपसे पूछना चाहूँगी, आपके रेडार पर कोई गाड़ी है जो आप लेना चाहते हो या ऑलरेडी आपने बुक कर दी हो? ऐसा है कि मैंने लास्ट वीक ही किया ली है, तो अभी तो फिलहाल और मैंने एक हफ्ते में तो दोबारा नहीं ले पाऊंगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन तो थी कि GST रेट्स कट होंगे, फिर पिछले हफ्ते क्यों ले ली? ऐसा है कि श्राद्ध पीरियड में हमारे यहाँ कुछ नई चीजें नहीं ली जाती हैं और इस वजह से हमने देखा है अक्सर हर साल ही कि श्राद्ध पीरियड में जो ऑटो की सेल नंबर आएंगे वो भी दबे हुए आएंगे इस महीने, तो इस वजह से हमें उसके पहले ही लेने का थोड़ा सा मन बनाया था। और जहां तक स्टॉक की बात की, अभी सृष्टि ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि किसने क्या कट दिखाया है, तो मैं समझता हूँ कि अगर इसमें कोई स्टॉक चुनना हो जो वैल्यूएशन के लिहाज से अच्छा हो तो टू व्हीलर्स में तो हम बेट के साथ ही जाना चाहेंगे। बेट यानी कि बजाज ऑटो, आइशर या TVS मोटर। बजाज ऑटो की बात की जाए तो एक तो इनके प्रीमियम मार्केट्स में बहुत अच्छी पकड़ है, दूसरे एक्सपोर्ट का भी अच्छा पकड़ है। ईवी इन्होंने चेतक की लॉन्च करी जो बाजार से बहुत अच्छी तरीके से लिया। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की बात की जाए, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, डिविडेंड अच्छा देती है, कैपिटल रेशियोज अच्छे हैं और अब GST का जो बेनिफिट है वो तो अपनी जगह है ही। दूसरे फोर व्हीलर की बात की जाए तो हुंडई मोटर्स के साथ जाना चाहूंगा। SUV में मार्केट लीडर है क्रेटा, लगातार कई महीनों से मार्केट लीडिंग पोजीशन में है। अब ये लोग डोमेस्टिक के अलावा एक्सपोर्ट मार्केट में भी अपनी बढ़त बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। जनरल मोटर्स का तालेगांव का प्लांट इन्होंने ले लिया, जिसके बाद इनकी कैपेसिटी 8 लाख से करीब 10.7 लाख हो जाएगी FY29 तक। 32,500 करोड़ का केपेक्स है जो कि इंटरनल एक्यूरियल से फंडिंग होगी और 26 नए प्रोडक्ट FY30 तक लॉन्च करने की बात है। वैल्यूएशन के लिहाज से देखी जाएंगे तो बहुत कंफर्ट आता है। तो ये 3 स्टॉक है जो मुझे लगता है कि ऑटो में ध्यान रखना चाहिए। तो ऑटो सेक्टर पर ये फंडामेंटल नजरिया आता हुआ और सेल्स बढ़ने की उम्मीद है नवरात्र के शुरू होते ही श्राद्ध पक्ष के बाद, जिसके चलते ऑटो सेक्टर के सभी स्टॉक्स में ऑलरेडी आज के सत्र में भी तेजी दिखी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद क्लोजिंग ट्रेड्स में हम आपके लिए BTST और STBT ट्रेड्स लेकर आएंगे। बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल में। हम देखें गिरावट जो और बढ़ती जा रही है निफ्टी में और जो दिन के जो सारे गेन्स है
वो ऑलमोस्ट वाइप आउट हुए जा रहे हैं। हालांकि अभी भी हरे निशान में 24,750 लेवल्स के ऊपर ज़रूर है निफ्टी। इंपॉर्टेंट लेवल्स पे जो है नज़र रहेगी हमारी। निफ्टी बैंक पे भी देखें तो भारी गिरावट आ रहा है। आईटी सेगमेंट सबसे बड़ा कल्प्रिट है। निफ्टी आईटी इंडेक्स को एक बार डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लाए। अपनी डेज हाई से निफ्टी आईटी इंडेक्स 600 पॉइंट जो है गिर चुका है और लगातार आप देख रहे हैं बड़ी गिरावट देखने मिली है। टॉप लूजर्स की भी बात कर लेते हैं आईटी स्पेस में, जहां पे गिरावट हावी होते जा रही है। और ये जो है हमें दिख रहा है कि ओवरऑल निफ्टी आईटी स्पेस में बात करें तो परसिस्टेंट सिस्टम्स, एलटीआई माइंट्री, टेक महिंद्रा, टीसीएस, इन्फोसिस, सारे दिग्गज प्लेयर्स और मिड कैप्स प्लेयर्स भी देख रहे हैं जो है सेलिंग ज़्यादा हो रहा है। और उसके कारण ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं कि करेक्शन जो है दिखने मिल रहा है। हालांकि ऑटो स्पेस में भी जो है दिन के हाई से थोड़ी सी करेक्शन ज़रूर आई है और छोटे रेंज में जो है मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स जो है अभी ट्रैवल कर रहे हैं आप। लेकिन नीलेश बताएं बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड क्या रहेंगे आपके आज? बिल्कुल, देखिए बीटीएसटी तो नहीं, यहाँ पर एसटीबीटी ट्रेड होगा। जिस सेक्टर का आप जिक्र कर रहे थे जो आज का कल्प्रिट है आईटी स्पेस, वहां पर वीकनेस हम लगातार पिछले 3-4 दिनों से देख रहे हैं और स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है। इसी स्पेस में से टेक महिंद्रा के फीचर्स को बेचने की सलाह होगी, जो फिलहाल 1468 1470 के जोन में है। बिकवाली करने की सलाह होगी 1495 के स्टॉप लॉस से। निचले स्तर पर 1450 और 1435 तक की अपसाइड डाउनसाइड हमें टेक महिंद्रा में देखने को मिल सकती है। तो गिरावट थोड़ी और गहरा सकती है आईटी स्पेस में। कल के सेशन में एक फॉलोअप मूव लोअर साइड में हमें देखने को मिल सकता है, इसीलिए बिकवाली वाला ट्रेड होगा टेक महिंद्रा के फ्यूचर्स में। और ओवरऑल आईटी पैक पर शॉर्ट टर्म का नजरिया नेगेटिव साइड में है। आईटी सेक्टर का शॉर्ट टर्म में नज़रिया नेगेटिव साइड में है। कुछ इंपॉर्टेंट आउटसोर्सिंग रिलेटेड न्यूज़ फ्लो भी आ रहा है जो शायद नेगेटिव हो सकता है, बट अभी सिर्फ सेनेट में ही पेशकश की थी। ये बात हमने आपको आईटी एनालिस्ट हमारे पुलकित ने जो है मार्केट आज के पहले ही बता दिया था। और ओवरऑल कोई बड़ा ट्रिगर इस महीने जो आईटी स्पेस में नहीं दिखने मिल रहा है और क्लाइंट बजट्स को लेके भी जो है क्लैरिटी नहीं आई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उतना फेवर नहीं आ रहा है। श्रीकांत, आपके कोई एसटीबीटी या बीटीएसटी ट्रेड है? बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे बीटीएसटी ट्रेड किया जा सकता है ऑटो सेक्टर में। वहाँ पे जो तेजी बनी है वो काफी कंस्ट्रक्टिव तेजी लग रही है और हमें लगता है टाटा मोटर्स ये काफी दिनों के बाद एक टेक्निकल ब्रेकआउट में स्टॉक आया हुआ है। 720 के करीब ट्रेड कर रहा है। 725 से लेकर 735 तक के भी लेवल्स ये दिखा सकता है। तो बीटीएसटी के बेसिस पे, हाई मोमेंटम के बेसिस पे टाटा मोटर्स को करंट लेवल से खरीदे 720 के करीब, 714 रुपए का स्टॉप लॉस रखे और फाइनल बेस्ट केस टारगेट 735 के रख सकते हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स हमारी नज़र रहेगी। टाटा मोटर्स की भी बात करें, स्टॉक लगभग 4% ऊपर है और यहाँ पे देखें तो मोमेंटम जो है ओवरऑल बाजार का अभी भी हरे निशान में, लेकिन लास्ट 15 मिनट्स ऑफ द ट्रेड में देख रहे हैं एक्शन थोड़ा शिफ्ट हो रहा है, बट अभी भी मेंटेन करके रखा गया है। हमने बैंक, मेटल, रियल्टी स्पेस की तो बात कर ली। एनर्जी की खेमे पे भी जो है कुछ पोर्शंस पे जो है मोमेंटम आ रहा है। एक बार एफएमसीजी स्पेस में वरुण बेवरेजेस पे जो है मेरी नज़र आ रही है। स्टॉक एकमात्र जो है आउट परफॉर्मर कहेंगे आज के सेलिंग में एफएमसीजी स्पेस में देखने मिल रहा है। एक बार और गिरावट भी देखने मिली है, पिछले 7 दिन में स्टॉक 4% ऊपर है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स थोड़ी सी जो है एडिशंस हो रहे हैं। वरुण बेवरेजेस पे राजेश जी आपकी क्या राय रहेगी? देखिए यहाँ पे जो सेस लग रहा है, जो आप कह सकते हैं सिन गुड पे, तो कार्बोनेटेड बेवरेजेस पे भी लग रहा है। हालांकि वरुण बेवरेजेस की हमारी बात करें तो पूरी जो डिमांड है वो बहुत बढ़ते जा रही है। ऑफ कोर्स थोड़ी सी कंपटीशन जो है कैंपा कोला से ज़रूर देखने मिल रहा है, बट वरुण बेवरेजेस क्या यहाँ से लगता है कि एक टैक्टिकल बाई हो सकता है कॉन्ट्रा ट्रेड में? और राजेश जी क्या लगता है आपको वरुण बेवरेजेस आगे जाते हुए क्या अहम ट्रिगर्स होंगे स्टॉक के? सर जी, आपने सही कहा। एक तो सिंटैक्स या सेस जो भी नाम दे लीजिए उसको, वो लगने वाला की बातें जो थी। दूसरे कैंपा कोला से जो कंपटीशन बढ़ा और हमने देखा कैंपा ने जो 10 रुपये के प्राइस पॉइंट पे अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, तो दूसरे जो कॉम्पिटिटर थे, फिर वो कोक हो या पेप्सी हो, सबको ही अपने प्राइसेस रिड्यूस करने पड़े। कंपटीशन तो बढ़ा ही। तीसरे अगर आप देखेंगे तो इस बार जो गर्मियों का मौसम था वो भी बहुत छोटा था, मॉनसून बड़ा हो गया, तो वहां से नंबर्स में दबाव आया। लेकिन अगर खास वरुण बेवरेज की बात की जाए तो यूएस के बाहर पेप्सी का ये सबसे बड़ा बॉटलर है। न केवल भारत में बल्कि निकटवर्ती देशों में जैसे कि श्रीलंका वगैरह में भी, नेपाल में इनके कारोबार फैले हुए हैं, कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहे हैं।
कार्बोनेटेड के अलावा नॉन कार्बोनेटेड ब्रीवेजेस में भी ये अच्छी तरीके से पकड़ बना रहे हैं और जिस तरीके के लॉन्चेस वगैरह नए प्लान कर रखे हैं, मुझे लगता है ये जो गिरावट आई है नेगेटिव न्यूज फ्लो के कारण से पिछले कुछ हफ्तों से, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, खास करके उन लोगों के लिए जो कम से कम साल 1.5 साल तक इस स्टॉक में बना रहना चाहते हैं। मौजूदा स्तर से मैं कह सकता हूँ कि करीब करीब 15 से 20% की अपसाइड यहाँ से दिखती है आने वाले साल 12 से 18 महीने में। शॉर्ट टर्म में न्यूज फ्लो के कारण से अपसाइड डाउनसाइड चलती रहेंगी, बट वैल्यूएशन इस वक्त ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इनकी जो मार्केट एरिया है वो न केवल डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनली भी प्रेजेंस बनी हुई है, तो हमें लगता है यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए लंबी अवधि के निवेशकों के लिए। यह नजरिया वरुण बेवरेजेस पर आता हुआ, लेकिन इसके अलावा इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो टीबीओ टेक, यहाँ पर जेफरीज की एक रिपोर्ट आई थी जिसके चलते सुबह तो स्टॉक करीब 7 से 8% चढ़ चुका था, उसके बाद थोड़ी सी मुनाफा वसूली दिखी और अब करीब 2.5% की तेजी के साथ 1580 के आसपास कारोबार करता हुआ। श्रीकांत, क्या राय होगी आपकी टीबीओ टेक? हालांकि इंट्राडे में देखें तो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर ऑलरेडी दिख चुकी है, जेफरीज की रिपोर्ट के बाद तेजी थी, लेकिन टेक्निकल्स पर क्या राय होगी इस कंपनी और स्टॉक पर? जी बिल्कुल, तो देखिए टीबीओ टेक काफी अच्छे एक टेक्निकल फॉर्मेशन में ये कन्वर्ट हो चुका है। 1480-1500 के करीब एक बड़ा रेजिस्टेंस इसमें बना हुआ था, उस रेजिस्टेंस को इसने क्रॉस किया है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट होता है और उसके बाद वापस से तेजी बनती है। तो यहाँ पे अगर पोजिशनल व्यू हो तो हमें लगता है कि ये स्टॉक 1850 से लेकर 1900 तक के लेवल्स जो इसके प्रीवियस हाइस थे वहां तक ये जा सकता है। करंट लेवल से इनफैक्ट अभी जो करेक्शन आ रहा है वो एक अपॉर्चुनिटी है फॉर पोजिशनल ट्रेडर्स टू क्रिएट लॉन्ग पोजिशंस। जैसे रिस्क एपेटाइट है उसके बेसिस पे पोजीशन बनाई जा सकती है, लेकिन करंट लेवल से भी अगर खरीदते हैं मुझे लगता है कि वर्स कम वर्स ये स्टॉक वापस से 1500 के लेवल्स को रिटेस्ट कर सकता है, बट इवेंचुअली लगता है 1900 के लेवल्स दिखा सकता है। या टीबीओ टेक 1900 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, ये राय आती हुई इस पर्टिकुलर स्टॉक पर। लेकिन फर्टिलाइजर सेक्टर पर प्रकाश हमारे सहयोगी एक एक्सक्लूसिव स्टोरी लेकर आए हैं और उनका मानना है कि फर्टिलाइजर के रॉ मटेरियल में जो जीएसटी रिडक्शन हुआ है उसके चलते गवर्नमेंट से जो सब्सिडी दी जाती है फर्टिलाइजर सेक्टर और फर्टिलाइजर कंपनीज को, उसमें कटौती होती हुई नजर आएगी। तो बड़ी खबर है, एक्सक्लूसिव खबर है। प्रकाश बताएं, सूत्रों के हवालों से क्या खबर मिल रही है आपको? देखिए, फर्टिलाइजर रॉ मटेरियल्स के ऊपर जीएसटी काउंसिल ने जो दरों में कटौती की है उसका फ़ायदा इंडस्ट्री को तो होगा ही होगा, सरकार को सब्सिडी बचत के तौर पर भी इसका फ़ायदा हो सकता है। दरअसल गवर्नमेंट सोर्सेज की तरफ से जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से इस बात की संभावना है कि इंटरनेशनल मार्केट में रॉ मटेरियल की प्राइसेस पे काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। अगर आप 2024 की तुलना में देखें 2025 में अभी तक करीब करीब 14% से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और उस बात को ध्यान में रखते हुए अगर रॉ मटेरियल जो प्राइसेस हैं, रॉ मटेरियल जो है उस पर जीएसटी की दरों में कमी आती है तो जाहिर तौर पे इसका फ़ायदा इंडस्ट्री के साथ साथ सब्सिडी आउटगो जो है उसको भी कंट्रोल में रखने में मदद मिल सकती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसके अलावा सोर्स इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि सरकार का जो टारगेट है, जो यूरिया इंपोर्ट है उसको कम्प्लीटली ख़त्म करने का, उस टारगेट को अचीव करने में मदद मिलेगी और ये समय से पहले सरकार इस टारगेट को अचीव कर सकती है और यूरिया इंपोर्ट को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया जाएगा और सरकार सिर्फ एनपीके कैटेगरी के जो फर्टिलाइजर्स हैं उसी के लिए रॉ मटेरियल का इंपोर्ट जो है वो करेगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और इसकी वजह से जो ओवरऑल सब्सिडी बर्डन है उसको कम करने में मदद मिलेगी। जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने कई रॉ मटेरियल, जीएसटी काउंसिल ने कई रॉ मटेरियल्स पर जो जीएसटी की दरें हैं उसको 18% से घटाकर 5% कर दिया है और इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार का ये अनुमान है, जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं, कि FY26 का जो बजट है जो कि निर्धारित किया गया है फर्टिलाइजर सब्सिडी के तौर पर 1.67 लाख करोड़ का, वो इसी रेंज में रह सकता है। हायर प्राइसेस के बावजूद भी, इंटरनेशनल मार्केट में हायर प्राइसेस के बावजूद भी बजट में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी क्योंकि रॉ मटेरियल के पर जो टैक्स है उसमें कमी कर दी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसके अलावा सूत्र बता रहे हैं कि फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री ने जो ग्लोबल प्राइस ट्रेंड सिनेरियो है उस पर समीक्षा बैठक की है और जीएसटी में दरों की कटौती के बाद, जीएसटी में कटौती के बाद अब एक और बैठक हो सकती है इंडस्ट्री के साथ जहाँ पर करेंट जो सिचुएशंस है उसकी समीक्षा की जाएगी और सरकार इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है कि अगर
इंडस्ट्री का कॉस्ट जो है उसमें बढ़ोतरी होती है तो एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा सकता है। और इसके पीछे का मकसद ये है कि डोमेस्टिक मार्केट में सफिशिएंट अवेलेबिलिटी हो फर्टिलाइजर की, ताकि किसानों को पर्याप्त फर्टिलाइजर मुहैया कराई जा सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिए जा सकते हैं। बहरहाल इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि जीएसटी में कटौती की वजह से जो सब्सिडी बर्डन है उसमें कुछ राहत मिलती हुई दिख रही है। प्रकाश, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जीएसटी जो फर्टिलाइजर के रॉ मटेरियल पर घटाया गया था उसके चलते फर्टिलाइजर कंपनियों को तो पॉजिटिव फायदा होता हुआ नजर आएगा ही, लेकिन इसी के साथ साथ गवर्नमेंट की सब्सिडी भी कम होती हुई नजर आएगी। राजेश, आपसे पूछना चाहूंगी फर्टिलाइजर सेक्टर पर आपका क्या आउटलुक होगा? कई सारे रॉ मटेरियल्स पर जीएसटी जो पहले 18% था उसे अब घटाकर 5% कर दिया गया है, और इन जनरल फर्टिलाइजर सेक्टर पर आपका नजरिया क्या होगा? सर, अगर आप देखें तो सल्फ्यूरिक एसिड के जो इंटरनेशनल प्राइसेस थे उसमें बहुत वोलाटिलिटी रही और जिस कारण से रॉ मटेरियल के प्राइसेस ऊंचे रहे, फर्टिलाइजर्स कंपनियों को थोड़ी दिक्कत रही और मार्जिन से प्रेशर देखने को मिला। लेकिन ये जो आज की डेट में अगर आप देखो तो इतने अच्छे मानसून के बाद और जिस तरीके का रूरल फोकस है सरकार का, मुझे लगता है कंपनियां अच्छा परफॉर्म करेंगी। एक आध कंपनियों का नाम लिया जाए तो मैं समझता हूँ कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स को इसमें ध्यान देना चाहिए। वैल्यूएशन बहुत अच्छे हैं, कंपनियां कामकाज बहुत अच्छा है और इसमें भी अगर किसी को और ज्यादा वैल्यूएशन कंफर्ट चाहिए तो ईआईडी पेरी पे ध्यान देना चाहिए, जहां शुगर तो प्ले है ही, लेकिन उसमें कोरोमंडल के भी 55-56% स्टेक ईआईडी के पास है। तो ये कंपनियां जहाँ ध्यान दिया जा सकता है। दूसरा दीपक फर्टिलाइजर है जिसके कारोबार बहुत अच्छे फैले हुए हैं। 2-3 कंपनियां हैं जहाँ ध्यान दिया जा सकता है। बिल्कुल, यहाँ पे देख रहे हैं तो थोड़ी नेगेटिव रिएक्शन फर्टिलाइजर स्पेस से देखने मिल रही है। जिस तरह जीएसटी का बेनिफिट और सब्सिडी कम होना जो है आप देख सकते हैं लिस्टेड स्पेस पे उतनी अच्छे से जो है डाइजेस्ट नहीं की जा रही है और सारे ही स्टॉक्स जो है देखें मोस्ट ऑफ द मेजर स्टॉक्स पे जो है लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। एक बार बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न वाली स्टॉक श्री सीमेंट पे भी ले आते हैं, उस पर एक बार जो है जल्दी से राय लेना चाहता हूँ मैं नीलेश का, फिर हम मार्केट के क्लोजिंग के पे जाएंगे। ज़रा जल्दी से बताएं नीलेश 20 सेकंड में कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स लग रहे हैं श्री सीमेंट के, यहाँ से भी अप मूव आ सकता है? ऐसे बाजार में भी ऑलमोस्ट डेज हाई लेवल पे है, 1.5% ऊपर है। बिल्कुल दिखा आपने, देखिए कल यहाँ पर एक हैमर बना था, आज फॉलो अप मूव हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रहा है। काफी अच्छा सेटअप है बीटीएससी ट्रेड के लिए। 30,800 31,000 के ऊपर एक काउंटर निकल सकता है और आज का जो लोएस्ट लेवल है 30,000 के आसपास वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। तो बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे, 31,000 प्लस तक के लेवल्स यहाँ पर गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिल सकते हैं। यस, भी श्री सीमेंट और बुलिश एनगल्फिंग चार्ट में देखने मिल रहा है और देखिए स्ट्रेंथ अभी भी देखने मिल रहा है। लेकिन चलिए क्लोजिंग की तरफ चलते हैं और बहुत आप कहेंगे कि बहुत अच्छा स्टार्ट था बाजार का। निफ्टी की बात करें तो और 24,800 लेवल्स के ऊपर जो है निफ्टी खुला था, लेकिन आज देखें कि थोड़ी सी करेक्शन आ रही है और वो भी लास्ट हाफ एन आवर ऑफ ट्रेड में जो है हमें करेक्शन देखने मिल रहा है। खासकर कि आईटी स्पेस जो है वो प्रेशर दे रहा है। ऑटो जो है स्टार परफॉर्मर है आज के दिन के ट्रेड में। जिस तरह ऑटो कंपनीज अपने जीएसटी रेट कट्स जो है ऑलरेडी अनाउंस कर रहे हैं, देखिए 22 तारीख को ये लागू होने वाले हैं। मेटल स्पेस पे भी अच्छी बाइंग आई है, रियल्टी स्पेस पे देखें तो वहाँ पे भी अच्छी अप मूव आई है और पीएसयू बैंकिंग खेमे पे सरप्राइजिंगली अच्छी मूव देखने मिल रही है। आज का लैगार्ड सबसे मेन जो है आपका आईटी है और फार्मा और एफएमसीजी चुनिंदा शेयर में भी बिकवाली आई है। रिलायंस हालांकि हरे निशान में है और ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छी करेक्शन लास्ट हाफ एन आवर ऑफ ट्रेड में आपको मिला है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी भी जो है बुल्स के फेवर में है, यानी कि ब्रॉडर मार्केट्स जो है अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं जिस तरह कंजम्पशन बेनिफिट और जीएसटी रेट कट्स के बेनिफिट प्ले आउट हो रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो फार्मा में जो है सेलिंग इंटेंसिफाई हो गई है, कुछ लूजर्स भी हैं और ट्रेंट नेस्ले इंडिया टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स में जो है हमें पूरे सेलिंग देखने मिल रही है। ब्रॉडर इंडेक्सेस की बात करें तो यहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी जो है लास्ट 15 to 20 मिनट्स ऑफ ट्रेड में कूल ऑफ ज़रूर हुए हैं और कुछ जो है बीएफएसआई सेगमेंट की भी बात करें तो ये भी जो है हम कहेंगे कि यहाँ पे कुछ सेगमेंट्स में मुनाफा वसूली देखने मिल रही है। बट नेट आज का दिन फिर भी जो है हरे निशान में बाजार बंद हुआ है। सेंसेक्स 80,800 लेवल्स पे और 24,800 के जस्ट नीचे निफ्टी बंद हुआ है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 107 पॉइंट की जो उछाल ज़रूर आई है। बाजार की परफॉर्मेंस अच्छी रही है बट आखिरी 20 से 25 मिनट में जो है गिरावट देखने मिला है। धन्यवाद नीलेश जी, राजेश जी और श्रीकांत जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं
हमारे क्लोजिंग कॉल्स के शो में, जहाँ पे आपने अहम व्यूज़ दिया, इंडेक्स की स्ट्रैटेजीज दी। तो थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, आप हमारे साथ जुड़े हैं। और अब जो है शो को हम समाप्त करते हैं और शो के उस पार जो है हम आपको लेके आने वाले कल की तैयारी, जहाँ पे प्रशांत हमें बताएंगे कि क्या क्या अहम बात है वो जो आपको जानना चाहिए कल के लिए।